नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर नंबर 10 है। इससे पहले हमने 9 वीडियोस देखे हैं या बनाए गए थे, जिसे कि आपने सीरीज या प्लेलिस्ट में देखा होगा। उसमें 9 मॉक टेस्ट हल किए गए। पहले उनको हल कर लीजिए। उनके क्रम में जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आनंद भी आएगा और एक बेहतर रिवीजन भी हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बाइलिंगुअल फॉर्मेट में ये पूरा मामला है और इसमें आप देखिए कि पेड कोर्सेज अगर आपको ज्वाइन करने हैं तो ये नंबर दिया है, आप संपर्क कर लीजिएगा। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल अथवा वायसराय के समय में महिला शिशु हत्या निवारण अधिनियम या बालिका शिशु हत्या निवारण अधिनियम पारित किया गया था। और साथ में ये भी पूछा गया कि किस गवर्नर जनरल अथवा वायसराय के समय में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय में आया था? डलहौजी के टाइम में आया था। और ये वाला जो बाल हत्या निरोधक है, इसको आप पहचानिए, इसमें से कौन सा होगा? तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट दिखाई देता है, यानी वेलजली के टाइम में आता है ये बालिका शिशु निवारण मतलब हत्या निवारण अधिनियम, और बाकी जो पुनर्विवाह वाला है वो तो डलहौजी से मैच करेगा ही। तो सी वाला ऑप्शन परफेक्ट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 को देखिए। इसमें पूछा गया कि सही ऑप्शन कौन सा, मतलब करेक्ट जो ऑप्शन है वो कौन सा है? साइमन कमीशन ये लॉर्ड ऑकलैंड के समय में आता है। शारदा कमीशन आता है लिलिदिगो के समय में। और हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम आता है लॉर्ड इरविन के समय में, मतलब महिलाओं को भी संपत्ति का अधिकार वगैरह। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव आता है लिलिदिगो के समय में। आप बताएं कि इसमें से सही कौन सा है? तो सही इसका एकमात्र डी वाला है। साइमन कमीशन किसके समय में आता है? लॉर्ड इरविन के समय में आता है। इसीलिए कहा था कि पीछे का जो टेस्ट है उसको हल कर लीजिएगा। उसमें बहुत सारे प्रश्न आपको रिपीटेड और दूसरे ढंग से प्रस्तुत किए हुए मिलेंगे। मतलब रिवीजन आपका लगातार, कुछ तथ्यों का बार बार रिवीजन होगा जो ज़्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे साइमन कमीशन जो है इसका समय कौन सा था? लॉर्ड इरविन का समय था। शारदा अधिनियम आता है इरविन के समय में ही। दोनों की डेट जो है वो आसपास ही है, मतलब इरविन का टाइम था कुल मिलाकर। और हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम जो है ये ऑकलैंड के समय में आता है। ठीक है, इसका एकमात्र जो नीचे वाला है वही सही है, बाकी जितने हैं वो गलत है। तो उनके बारे में बताया जा रहा है। जो हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम है ये ऑकलैंड के समय में आता है, यहाँ साइमन कमीशन का दे रखा है। और क्रिप्स मिशन प्रस्ताव आप देख ही रहे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी यही वायसराय रहते हैं, लिलिदिगो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इसीलिए गांधी जी से तंग आकर ये कहता है कि गांधी जी के जो आंदोलन है वो असल में राजनीतिक फिरौती है। निम्नलिखित योजनाओं को कालानुक्रम में आपको अरेंज करना है। माउंटबेटन प्लान है, वेबल प्लान है और कैबिनेट मिशन प्लान है। इन्हें अरेंज करके देखिए पहले कौन सा आया था और बाद में कौन सा आया था। तो आप समझ सकते हैं कि माउंटबेटन प्लान सबसे बाद में आया था। बाकी वेबल प्लान और कैबिनेट मिशन की डेट देख लीजिए। तो इसमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है नहीं। वेबल प्लान आपका 1945 का है, कैबिनेट मिशन जो है वो 1946 का है। दिक्कत तब होती है जब एक ही साल में अलग अलग तारीख पूछी जाती है कि मतलब इस तारीख पर ये वाला है तो पहले कौन आया बाद में कौन आया, ऐसे वाले में। लेकिन जब साल ही भिन्न है तो पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। वेबल प्लान आपका 1945, कैबिनेट मिशन 1946 और माउंटबेटन प्लान 1947 एक क्रम से है। और इसीलिए इसका जो करेक्ट अरेंजमेंट है वो इसमें से ए वाला हो जाएगा, यानी दूसरा तीसरा पहला वाला जो इसका क्रम है वो सही। इसके बाद चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखिए। कालानुक्रम आपको फिर से अरेंज करना है। तो वेदांत कॉलेज है, यंग बंगाल मूवमेंट है, ब्रह्म समाज है और बहिष्कृत हितकारिणी सभा है। इन योजनाओं का या जो इसमें संस्थाएं हैं उनकी स्थापना के वर्ष के आधार पे आपको अरेंज करना है। तो आप जानते हैं कि वेदांत कॉलेज की स्थापना कब होती है? 1825 में होती है, 1825 में होती है। ठीक। यंग बंगाल मूवमेंट जो है ये 1826 का है, ठीक अगले ही साल का। ब्रह्म समाज आप देखिए ये 28 का है, 1828 का। बहिष्कृत हितकारिणी की तारीख क्या है? 1924 है। ये क्रम है और इस हिसाब से अगर देखिएगा तो इसका जो बी वाला है वो सही। इसके बाद 5वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, ठीक है, बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, इसकी स्टैब्लिशमेंट किसने की थी और परोपकारिणी सभा को स्टैब्लिश करने वाले व्यक्ति कौन थे, उन्हें भी आपको बताना है। तो यहाँ लोगों के नाम पेयर में दिए हुए हैं, जैसे श्याम जी कृष्ण वर्मा है और दयानंद सरस्वती हैं। इसी प्रकार से श्याम जी कृष्ण वर्मा और रास बिहारी बोस हैं। महादेव गोविंद रानाडे और दयानंद सरस्वती हैं और एम जी रानाडे और रास बिहारी बोस हैं। इसमें से कौन सा होगा? 5th वाले का सी वाला सही होना चाहिए। देखिए 1903 में बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन एस्टैब्लिश होता है एम जी रानाडे के सौजन्य से, ठीक, और दयानंद सरस्वती के द्वारा परोपकारिणी सभा, और इसीलिए इसका जो राइट आंसर था वो सी वाला था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। निम्नलिखित में से किसने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के गठन में भाग नहीं लिया था और निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी? ये 2 चीजें आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 6,
अब इसमें जो पेयर दिए हैं, जैसे फिरोज शाह मेहता देवेंद्र नाथ ठाकुर का दिया है, केटी तैलंग और देवेंद्र नाथ ठाकुर हैं, बदरुद्दीन तैयब जी भी आ गए हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो डी वाला होगा। देखिए, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 की डेट थी, मतलब 1885 की तारीख थी। इसका डी वाला पहले चुन लेते हैं, 1885 की तारीख थी। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? इसमें अगर आप देखें तो जो नाम आते हैं, मतलब बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन में, उसमें फिरोज शाह मेहता का भी नाम आता है, बदरुद्दीन तैयब जी का भी नाम आता है और केटी तैलंग का भी नाम आता है। लेकिन इससे मदन मोहन मालवीय बाहर थे, ठीक है, मदन मोहन मालवीय इसका हिस्सा नहीं थे। और साथ में ब्रिटिश सार्वजनिक सभा जो है ये 1843 का था, मतलब इसकी एग्जैक्ट डेट भी आपको पता होनी चाहिए, दादा भाई नौरोजी के सौजन्य से स्थापित हुआ था। तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है, यहाँ ये पूछा था ना कि गठन में भाग किसने नहीं लिया था, तो जो मालवीय जी थे उससे बाहर थे। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, अरेंज द फॉलोइंग प्लान इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आज़ाद हिंद फौज है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना है, आज़ाद हिंद गवर्नमेंट है और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ठीक है, ये सब जो 4 इसमें दिए हुए हैं संस्थाएं। अब इसमें से आप बताइए कि पहले कौन सी स्थापित हुई थी और बाद में कौन सी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सबसे पहले इसमें होती है, ठीक, लेकिन जरा ध्यान दीजिए इसमें स्वतंत्र श्रमिक पार्टी भी दिया हुआ है। अब इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फॉरवर्ड ब्लॉक से भी पहले स्टैब्लिश होती है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ये कब होती है? ये 1936 की डेट पर स्टैब्लिश होती है, 1936। उसके बाद जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का गांधी जी के साथ मतभेद हो जाता है तो वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं कांग्रेस से अलग होकर। तो उस कंडीशन में ये 1939 की डेट थी, ठीक। आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना की तारीख है वो 1942 है और आज़ाद हिंद सरकार की जो डेट है वो क्या है? 1943 यानी 1943 है। यही क्रम है, तो बी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं क्योंकि उसी में ये जो क्रम है वो हमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद 8वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो नॉट करेक्टली मैच है। तो गदर पार्टी लाला हरदयाल के द्वारा स्टैब्लिश की गई थी। हिंदू महासभा के संस्थापकों में से मदन मोहन मालवीय भी एक थे, मुख्य संस्थापक में से एक थे। और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक भगत सिंह थे, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद दोनों। अब इसमें आप बताइए कि सुमेलित कौन सा नहीं है। तो 8वें में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसे पकड़ना भी आसान है, सी वाला, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस का संबंध अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन से कहाँ से हो जाएगा? ट्रेड से इनका कनेक्शन ही कहाँ से जुड़ेगा? यहाँ नारायण मल्हार जोशी का नाम होना चाहिए था, जहाँ सुभाष चंद्र बोस का नाम दे दिया है, तो यही गलत है इसमें से, सी वाला। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, 9वें नंबर के क्वेश्चन को। विषम विकल्प का आपको चयन करना है। तो शिमला कॉन्फ्रेंस 1946, नौसेना का विद्रोह होता है 1946, कैबिनेट मिशन प्लान भारत आता है ये 1946 में ही, और डायरेक्ट एक्शन डे भी मनाया जाता है 1946 में। ऐसे दिया हुआ है। अब इसमें से गलत क्या है? विषम का मतलब आपको गलत का चुनाव करना है और गलत इसका ऊपर वाला है। शिमला जब जाहिर बात है 1945 में हुआ था, 25 जून 1945 की तारीख थी, 25 जून 1945 की तारीख थी जिस पर कि शिमला समझौता होता है। बाकी जितने हैं वो तो परफेक्ट हैं। जैसे नौसेना विद्रोह जो है वो फरवरी में होता है, 20 फरवरी 1946 को होता है। कैबिनेट मिशन का भी 1946 ही है, 24 मार्च की तारीख पर ही आता है। और जो डायरेक्ट एक्शन डे मतलब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है वो 16 अगस्त को 1946 में मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया जाता है, फिर दंगे भड़क जाते हैं, ये सब होता है। तो ऊपर वाला यानी ए वाला ऑप्शन गलत है। इसके बाद 10वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड है, चौरी चौरा कांड है, होम रूल आंदोलन है और माउंटेग्यू डिक्लेरेशन है। अब इसे आपको अरेंज करना है, मतलब क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है। तो बताइए कि इसका सही क्रम फिर क्या होगा इसमें से। इसका 10वें का अगर आप ध्यान से देखें तो बी वाला सही दिखाई देता है, ठीक है। बी वाले के हिसाब से जरा इसको देख लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 1919 की तारीख पर हुआ था, चौरी चौरा ये 1922 में हुआ था, होम रूल मूवमेंट की जो तारीख है वो 1916 की और माउंटेग्यू की घोषणा 1917। अब इसी क्रम में आपको रखना था। इसके बाद 11वें नंबर के प्रश्न को देखिए, वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था, ये आपको बताना है। मतलब अधिवेशन की तारीख बतानी है असल में, और वो अधिवेशन बताना है जिसमें कि ये राष्ट्रीय गीत जो था ये गाया गया था, और ये कहाँ पर आयोजित हुआ था उसका वेन्यू भी बताना है। तो इस अधिवेशन के बारे में कुल मिलाकर ओवरऑल डिटेल आपको बतानी है। बताइए इसमें से कौन सा पेयर होगा। 11वें का डी हो जाएगा, ये कलकत्ता अधिवेशन था, ठीक है। 12वें नंबर का कलकत्ता अधिवेशन था और 1896 में ये संपन्न होता है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 में आपसे कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पारित किया गया था और किसमें माफ कीजिएगा किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये दो चीजें, मतलब उसका वेन्यू आपको बताना है और उस अधिवेशन के अध्यक्ष का नाम बताना है जहां पे असहयोग का जो प्रस्ताव है वो पारित होता है। यहाँ बेलगाम अधिवेशन और मदन मोहन मालवीय है, कलकत्ता अधिवेशन और मदन मोहन मालवीय है, ऐसे ही 2 ऑप्शन और लाला लाजपत राय के साथ दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा। ये विशेष अधिवेशन था, ठीक है, जो रेगुलर सेशन होते थे उससे थोड़ा भिन्न था, और ये विशेष अधिवेशन हुआ था 1920 में कलकत्ता में, और लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे। असहयोग का प्रस्ताव यहीं से पास होता है या पारित होता है, तो डी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। इसके बाद 13वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए, कालानुक्रम में आपको जो कमीशन है उनको अरेंज करना है। तो फ्रेजर कमीशन है, सार्जेंट कमीशन है, इस्लिंगटन कमीशन है, ये थोड़ा सा नया है, और हर्षिल समिति है, मतलब हर्षिल कमेटी है।
अब इसमें आप बताइए पहले कौन सी स्टैब्लिश हुई थी और बाद में कौन सी। तो फ्रेजर आयोग की जो तारीख है, ये बहुत तेज आजकल पूछा जा रहा है, इस तरह के जो कमीशन है। फ्रेजर आयोग की जो तारीख है वो 1902 की है, 1902 की। सार्जेंट कमीशन की 1944 मतलब 1944 की है। इस्लिंगटन आयोग की जो डेट है वो 1912 की है, यानी 1912 की है। और हर्शल कमेटी की तारीख सबसे पुरानी है, 1893 की है, ये सबसे पुराना है। अब इसी क्रम में आपको रखना था, तो इसका करेक्ट आंसर फिर क्या हो जाएगा, ऊपर वाला ही सही है, सबसे पहले हर्शल और उसके बाद सभी। इसके बाद 14वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए, जो ऑप्शन दिया है उसमें से करेक्टली मैच कौन सा है। तो ली कमीशन जो था ये लॉर्ड इरविन के जमाने में आता है, विटले कमीशन ये कर्जन के टाइम में आता है, हंटर कमीशन के समय लॉर्ड रिपन जो है ये वायसराय रहते हैं, और स्कॉट मोनफ्रिक आयोग जो है ये लॉर्ड रीडिंग के समय में आता है। बताइए कि सही क्या है। सही इसका केवल जो तीसरा वाला है, हंटर कमीशन और लॉर्ड रिपन, वही सही है। बाकी जितने हैं सब उटपटांग तरीके से दिए हुए हैं। देखिए ली कमीशन का जो समय था उस समय लॉर्ड रीडिंग वायसराय था, ठीक है। विटले कमीशन के टाइम में लॉर्ड इरविन, और ये जो मोनफ्रिक वाला आप देख रहे हैं ना, मोनक्रिफ असल में ये है, तो इस कमीशन के समय में लॉर्ड कर्जन था, ठीक है। लॉर्ड कर्जन इस समय गवर्नर जनरल के तौर पे था। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। पूछा गया कि इसमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो संध्या समाचार पत्र के संस्थापक या संपादक ब्रह्म बांधव उपाध्याय थे। अभी आपने पीछे वाले टेस्ट में, मतलब पिछला टेस्ट अगर हल किया है या देखा है उसका वीडियो, तो उसमें आपने इसे देखा होगा। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट समाचार पत्र ये श्याम जी कृष्ण वर्मा के सौजन्य से स्टैब्लिश होता है। वंदे मातरम समाचार पत्र मैडम बीकाजी कामा, यहाँ मदन लिखा हुआ है वो मैडम होगा, ठीक है, मैडम बीकाजी कामा इनके द्वारा निकाला जाता है। और काल समाचार पत्र ये वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय के सौजन्य से निकलता है। तो काल के संस्थापक या संपादक कौन थे, परांजपे थे, और यहाँ पर दिया है वीरेंद्रनाथ, इसलिए जो डी वाला ऑप्शन है वो गलत है। बाकी जितने हैं वो तो सही हैं। परांजपे का पूरा नाम क्या था, शिवराम महादेव परांजपे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 13वीं शताब्दी के दौरान इसमें से कौन सा युद्ध लड़ा गया था। तो भाई अब युद्ध की तारीख के साथ साथ आपको सेंचुरी का अंदाजा होना चाहिए। तो खानवा का युद्ध है, चंदावर का युद्ध है, चंदेरी का युद्ध है, और इसमें से कुछ नहीं है। 13वीं शताब्दी आप याद करिए, तो देखिए इसका डी हो जाएगा, इसमें से कुछ नहीं। असल में जितने भी हैं वो सब 13वीं से बाहर के हैं। जैसे 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। चंदावर वाला ये 1194 का है, पीछे वाला है। चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में, तो एक भी जो है वो 13वीं की रेंज में नहीं आते हैं, तो इसका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए 17वें को, कौन सा युद्ध सबसे बाद में लड़ा गया था। तो बैटल ऑफ देवरा है, बैटल ऑफ सामूगढ़ है, बैटल ऑफ कन्नौज है, और बैटल ऑफ सरहिंद है। बताइए सबसे लास्ट वाला कौन सा है। तो लास्ट वन इसमें है बी वाला, ठीक है, कन्नौज का युद्ध, माफ कीजिएगा सामूगढ़ का युद्ध, ठीक है। बी वाले ऑप्शन को चुन रहे हैं ना, तो सामूगढ़ का युद्ध। देवरा का युद्ध होता है 1532 में, 1532। कन्नौज का युद्ध होता है 1540 में। सरहिंद का युद्ध होता है 1555 में, हुमायूं वापसी करता है। और सामूगढ़ का युद्ध कब होता है, 1658, सबसे बाद में। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 में आपसे कहा जा रहा है कि जो शासन काल का पूरा डाटा है उसके अकॉर्डिंग आपको शासकों का कालानुक्रम अरेंज करना है। तो ये मराठा साम्राज्य के शासक हैं, मतलब शिवाजी के उत्तराधिकारी, उत्तरवर्ती शासक। इसमें शंभाजी हैं, राजा राम है, शिवाजी द्वितीय है, छत्रपति शाहू जी महाराज है। अरेंज करके देखिए कि पहले कौन सा रूलर स्टैब्लिश, मतलब अपनी गद्दी पर आसीन हुआ था। हालांकि शिवाजी के बाद मराठा साम्राज्य में फूट पड़ जाती है, लेकिन फिर भी जो शासक बने हैं उनका क्रम हम देख रहे हैं। तो बताइए इसमें पहले कौन सा और बाद में कौन सा। तो सी वाला जो इसका अरेंजमेंट है उसके हिसाब से हम अगर देखें तो ये पता लगेगा कि जितना इसमें दिया हुआ है सब अरेंज है पहले से ही, ठीक। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कुछ नहीं करना था, सिर्फ ऐसे चुन लेना था। शंभाजी जो कि छत्रपति शिवाजी के सबसे बड़े बेटे थे, 1680 से लेकर 1689 तक ये रूल करते हैं। राजा राम ये शिवाजी के दूसरे पुत्र थे, मतलब द्वितीय पुत्र थे। तो ये 1689 से तख्त पर आसीन होते हैं, 1700 तक चलते हैं। शिवाजी द्वितीय जो कि राजा राम के पुत्र थे, ठीक है, शिवाजी द्वितीय मतलब ये राजा राम के बेटे थे। तो ये 1700 से लेकर 1708 तक रूल करते हैं। और छत्रपति शाहू जी महाराज जो कि शंभाजी के पुत्र थे, ये 1708 से लेकर 1749 तक रूल करते हैं। ये चीज़ है पूरी। इसके बाद 19वें प्रश्न को देखिए। इसमें आपको एक तरफ डायनेस्टी और दूसरी तरफ कैपिटल दे रखी है, सही कौन सा है बस यही बताना है। तो होलसे वंश की स्थापना मतलब होलसे वंश जो था इसकी राजधानी देवगिरी थी। राजधानी क्षेत्र क्या था, देवगिरी था। यादव वंश का जो राजधानी क्षेत्र था वो द्वार समुद्र था, जिसे कि हैलेबिड भी कहा जाता है। कदम वंश का जो राजधानी क्षेत्र था वो कांचीपुरम था। और सेन का क्या था, लखनौती था। अब बताइए कि इसमें सही क्या है। तो इसका डी वाला जो है वही सही है। सेन वंश जो बंगाली था उसका लखनौती राजधानी थी, ठीक है। लक्ष्मण सेन इसका अंतिम रूलर था, उसके बाद मुसलमानों का यहाँ पे कब्जा हो जाता है। बाकी जितने हैं वो तो गलत है। जैसे होलसे वंश का द्वार समुद्र हो जाएगा। यादव वंश का क्या हो जाएगा, देवगिरी। देवगिरी के यादव आपने बहुत बार सुना होगा। और जो बनवासी क्षेत्र था ये कदम्बों का था, अभी आपने पिछले टेस्ट में हल किया था। इसके बाद 20वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ गढ़वाल डायनेस्टी का जो संबंध है वो विष्णुवर्धन से है। गंग राजवंश में ब्रजहस्त पंजम का नाम आता है। और उत्पल राजवंश में अवंती वर्मन का नाम आता है। गुर्जर प्रतिहारों में नागभट्ट प्रथम उसके संस्थापक के तौर पे देखे जाते हैं। तो ये सब दिया है। गलत इन्फॉर्मेशन कौन सी है बस इतना बताना है। तो ऊपर वाला ही गलत है, गढ़वाल डायनेस्टी, ठीक है। ये विष्णुवर्धन का नाम किससे जुड़ा है, ये बेंगी के जो चालुक्य थे उनके राजवंश से जुड़ा हुआ है। बाकी जितने हैं वो तो सही। गढ़वालों का संबंध किससे है, तो चंद्र देवी से है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
यहाँ आपने देखा ना, इसका जो ए वाला ऑप्शन है वो नॉट करेक्टली मैच है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, सही सुमेलित कौन सा है। तो पहली बौद्ध संगीति वैशाली में होती है, जो चौथी वाली है वो कुंडलवन यानी कश्मीर में होती है, जो तीसरी वाली है वो राजगृह में हुई थी, और जो दूसरी वाली है वो पाटलिपुत्र में हुई थी। ऐसा दिया हुआ है, मतलब चारों बौद्ध संगीतियाँ दे रखी हैं, वेन्यू दिया हुआ है। इसमें सही क्या है? तो सही इसका वही कुंडलवन कश्मीर वाला है, ठीक है, जो चौथी बौद्ध संगीति के साथ जुड़ा हुआ है। बाकी जितने हैं वो तो गलत है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ये कनिष्क के समय में कश्मीर में होती है और यहाँ बौद्ध धर्म का डिवीजन होता है। पहली जो बौद्ध संगीति थी ये राजगीर में यानी राजगृह में होती है, जो चौथी वाली है वो आप देख ही लिए हैं। इसके अलावा तीसरी वाली जो है वो पाटलिपुत्र में होती है, दूसरी वाली जो है वो वैशाली में होती है, ऐसा हमने देखा। इसके बाद 22वें को देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। जो 10वां क्रमांक है, मतलब तीर्थंकरों का यहाँ क्रम दिया हुआ है, तो शीतलनाथ जो है वो 10वें नंबर के जैन धर्म के तीर्थंकर हैं। 24 तीर्थंकरों में से वो 10वें हैं। श्रेयांसनाथ जो है वो 11वें हैं, विमलनाथ 12वें हैं, और अनंतनाथ का जो नंबर है वो 14वां है। आप बताएं कि इसमें से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कौन सी है? तो इसका गलत है आपका सी वाला, ठीक। विमलनाथ का जो क्रम है वो 12वां नहीं है बल्कि 13वां है, बाकी जो है वो तो ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, करेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो गुरु नानक देव के द्वारा अकाल तख्त की स्थापना की गई थी। गुरु अंगद देव के द्वारा गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया गया था। गुरु रामदास ने संगत सभा की स्थापना की थी, और गुरु हरगोविंद सिंह ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। अब इसमें से सही इंफॉर्मेशन आपको सेलेक्ट करनी है, मतलब 3 तो गलत है, और 23 का राइट आंसर इसमें से बी हो जाएगा, ठीक है। गुरु नानक देव के द्वारा संगत सभा की स्थापना की गई थी। यहाँ आपको सही विकल्प का चयन करना है, तो पहले सही वाले को चुन लीजिए। गुरु अंगद वाला तो गुरुमुखी ठीक है, वो आप ऐसे भी जानते हैं। गुरु नानक देव के द्वारा संगत सभा की स्थापना की गई थी, और अंगद के द्वारा गुरुमुखी लिपि का जो आविष्कार है वो किया जाता है। रामदास जी के द्वारा अमृतसर शहर की स्थापना की जाती है, और गुरु हरगोविंद सिंह जो थे उन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की थी। ये हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिएगा, संप्रदाय दिया है और प्रमुख केंद्र दिया है। तो चिश्ती संप्रदाय का प्रमुख केंद्र अजमेर था, सोहरावर्दी का मुल्तान था, सत्तारी का क्या था, ग्वालियर था, और फिरदौसी का दिल्ली था। सही इसमें से कौन सा नहीं है, मतलब गलत की तलाश आपको करनी है। तो गलत इसका डी वाला है। फिरदौसी संप्रदाय का मुख्य केंद्र क्या था, बिहार था, और यहाँ पर दिया है गलत, मतलब दिल्ली दे दिया है ना, तो इसलिए गलत हो गया है। इसके बाद 25 को देखते हैं। इसमें लिस्ट मिलानी है आपको। एंशियंट नेम दिया है और उनका जो मॉडर्न नेम है वो साथ में दे रखा है। कौन सा किससे मिलेगा? तो आनर्थ है, अनूप है, कोटिवर्ष है और कुंडग्राम है। अब यहाँ वासुकुंड, उत्तरी गुजरात, बानगढ़, नर्मदा घाटी, मतलब वर्तमान में किस नाम से हम उस क्षेत्र को जानते हैं वो दिया हुआ है। मिलान करके बताइए। अब देखिए, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम का अगर आप मैच कीजिएगा तो जो सी वाला ऑप्शन है वो ज़्यादा सही दिखाई देता है। मतलब आनर्थ किसको कहा जाता था? जो उत्तरी गुजरात का पोर्शन है, मतलब नॉर्दर्न गुजरात, उसको बोलते थे। अनूप क्षेत्र या नर्मदा घाटी को बोलते थे। कोटिवर्ष ये बानगढ़ को बोलते थे, और कुंडग्राम या बासुकुंड को बोलते थे। ऐसे होता था। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 में फाउंडर और टाउन्स के नाम दिए हैं। तो अमोघ वर्ष, मान्यखेत, अब यहाँ मिला नहीं है, मैच नहीं है पहले से, मिलान करके आपको कोड का चुनाव करना है। तो अमोघ वर्ष ललितादित्य, अवंतिवर्मन और बिंबिसार ऐसे दिया हुआ है। मान्यखेत, परिहासपुर, सूर्यपुर और राजगृह। बताइए कि कौन सा किससे मिलेगा? तो बिंबिसार का राजगृह से मिल जाएगा, और जैसे ही आप बिंबिसार को राजगृह से मिलाएंगे वैसे ही यहाँ पर 2 ऑप्शन तो चले गए, ठीक है। अब बचते हैं या तो बी वाला होगा या डी वाला होगा। अब इसमें से आप चुनकर देखिए। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से बी वाला हो जाएगा, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये आमने सामने ही मैच होगा, इसमें हिलाने की भी आवश्यकता नहीं। अमोघ वर्ष का मान्यखेत हो जाएगा, ललितादित्य का परिहासपुर हो जाएगा, अवंतिवर्मन का सूर्यपुर हो जाएगा, और बिंबिसार का आपने देख ही लिया है। इसके बाद अगले वाले को देख लेते हैं। टाइटल दी हुई है और उससे जो एसोसिएटेड पर्सन है उनके नाम दिए हैं, मतलब राजाओं के नाम दिए हैं। तो वातापी कोंड कहा जाता था नरसिंह वर्मन प्रथम को, सही जो सुमेलित है वो आपको बताना है। दूसरा अशोक कहा जाता था प्रवरसेन प्रथम को। आदि वाराह की उपाधि कनिष्क की थी, और धर्म महाराज की उपाधि थी मिहिर भोज की। आप बताएं कि सही क्या है। और 27 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नरसिंह वर्मन प्रथम वाला सही है, वातापी कोंड, बाकी जितने हैं वो सब गलत है, ठीक। पहला वाला एकमात्र सही है। दूसरा अशोक कहा जाता था कनिष्क को, आदि वाराह की उपाधि मिहिर भोज की थी, और धर्म महाराज कहा जाता था प्रवरसेन को। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 में कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक हैज नॉट बीन रिटन बाई राजशेखर। राजशेखर जो कि प्रसिद्ध कवि थे, उनके द्वारा इसमें से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? तो हरविलास है, बाल रामायण है, प्रचंड पांडव है, और इसमें से कोई नहीं है। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला। ये सब राजशेखर के द्वारा ही लिखा गया है। नाम जान लीजिए, इसमें भुवन कोश भी राजशेखर के द्वारा लिखा गया है, हरविलास है, बाल रामायण है, बाल भारत या उसी को प्रचंड पांडव कहा जाता है, मतलब दोनों नाम एक ही किताब के हैं, तो वो भी राजशेखर के द्वारा लिखी गई है। काव्य मीमांसा, विद्यशाल भंजिका, ये सब इनके द्वारा लिखा गया है। तो डी वाला हमने चुना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज नॉट ट्रू अबाउट द वैदिक सिविलाइजेशन। तो इस सभ्यता के लोगों को लोहे के विषय में जानकारी थी, ठीक है, और वैदिक सभ्यता में लिपियों का प्रचलन हुआ करता था, लिपियां विकसित थी। यहाँ अश्व और गाय पालने के लिए काफ़ी बड़े इंतजाम थे, मतलब इन्हीं पर इनकी जो इकोनॉमी थी वो डिपेंड करती थी। और वैदिक सभ्यता ग्रामीण और कृषि प्रधान हुआ करती थी। तो आप बताएं कि इसमें से वैदिक सभ्यता के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत इसका बी वाला है। वैदिक सभ्यता में लिपियों का प्रचलन हुआ करता था, जबकि लिपियों का यहाँ अभाव देखा जाता है, बाकी सब तो ठीक है,
ठीक है, लिपियों का यहाँ अभाव था, प्रचलन नहीं था। इसके बाद 30 को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्टली मैच। तो एंशियंट नाम दिया है, मॉडर्न नाम दिया है। यहाँ विपाशा, ये नदियों के नाम है, ऋग्वैदिक नाम उसमें दे रखे हैं, विपाशा, परुष्णी, वितस्ता और शतुद्री। अब इनका आधुनिक नाम जैसे विपाशा रावी को कहा जाता था, परुष्णी सतलज को कहा जाता था, वितस्ता झेलम को कहा जाता था और शतुद्री व्यास को कहा जाता था। सही क्या है? तो इसमें आप देखें कि बाकी सब तो गलत है। जो इसका करेक्ट आंसर है वो इसमें से सी वाला होगा, वितस्ता झेलम को कहा जाता था। ठीक है, हाइडेस पीस भी बोला जाता था यूनानियों की भाषा में, लेकिन यहाँ ऋग्वैदिक नाम पूछा है तो वो दिया है। विपाशा किसको कहते थे? विपाशा नदी जो थी व्यास को कहा जाता था, व्यास आधुनिक नाम है, विपाशा प्राचीन नाम था। शतुद्री सतलज को कहा जाता था और परुष्णी रावी को कहा जाता था। इसके बाद 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में सिटी दिया है और रिवर का नाम दिया है। तो गया जो है वो फल्गु नदी के तट पे बसा है। शिमोगा डिस्ट्रिक्ट जो है वो भद्रा नदी के तट पे है। गाजियाबाद हिंडन नदी के तट पे है और जो श्रावस्ती है वो राप्ती के तट पे बसा हुआ है, ऐसा दिया है। गलत क्या है? तो गलत इसका बी वाला है। शिमोगा जो है वो तुंगा नदी के तट पे बसा है। ठीक है, दक्षिण भारत में तुंगा नदी के तट पे बसा है। तो आप बताइएगा कि शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कौन से राज्य में पड़ता है? इसके बाद मतलब कर्नाटक में पड़ता है कि तमिलनाडु में पड़ता है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं बनाया गया है? और बानकबोरी डैम जो है या बानकबोरी बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर बनाया गया है, ये भी बताना है। तो 32 का राइट आंसर इसमें से बी वाला हो जाएगा। ठीक है, गांधी सागर बांध और माही नदी वाला जो ऑप्शन है उसे हम चुनते हैं। महेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध और सरदार सरोवर, ये 3 डैम जो है ये नर्मदा पर बने हुए हैं। और बनकबोरी किस पे बना है? माही पर बना है। गांधी सागर किस पे बना है? चंबल पे। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के बाएं तट से सहायिकाओं के तौर पे नहीं देखी जाती है, मतलब बाएं ओर से उसे सपोर्ट नहीं करती है, और कौन सी दाहिनी ओर से सपोर्ट नहीं करती है, ये दोनों बताना है। तो भाई इसमें ये देख लीजिएगा कि बाएं किनारे से गंगा में कौन नदी जाकर मिल रही है और दाहिने किनारे से कौन सी मिल रही है। फिलहाल इसमें देखिए रामगंगा और यमुना दिया है, पुनपुन और कोसी है, गंडक और सोन है, गोमती और हुगली है। इसमें आप देखकर बताएं। और 33 का राइट आंसर बी हो जाएगा। बाएं तट से जो सहयोग करने वाली नदियां हैं, इसका बी चुन लीजिए पहले। बाएं तट से सहयोग करने वाली नदियों में कोसी, रामगंगा, गंडक, गोमती और घग्गर आती हैं। ठीक है, और दाहिनी ओर से यमुना सपोर्ट करती हैं, सोन, पुनपुन और हुगली। इसके बाद 34 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया कि कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की श्रेणी में नहीं आती है, ये बताना है आपको। और कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व की ओर बहने वाली नदियों की श्रेणी में नहीं आती है, ये भी बताना है। अब यहाँ साबरमती रिवर है और पेन्नार है, लूनी और सुबर्ण रेखा है, इसके अलावा तवा है और ब्रह्मानी है, और वैगई है, और साथ में सरावरी है, शरावती नदी है असल में। अब इसमें से आप देखकर बताइए। तो 34 का राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत में जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, ठीक है, इसका पहले जो करेक्ट आंसर है उसको चुन लीजिए। और ऑप्शन कौन सा होगा? डी वाला हो जाएगा, वैगई वाला और शरावती वाला। साबरमती, लूनी, तवी या तवा और शरावती, ये सब क्या है? ये पश्चिम की ओर बहती हैं। और पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में पेन्नार आती है, सुवर्ण रेखा हई है, ब्रह्माणी है या ब्राह्मणी कहा जाता है, और वैगई नदी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में पाई जाती है, और कौन सी जनजाति यूपी में नहीं पाई जाती है? अब देखिए इसमें कोल ट्राइब है और भोटिया है, खैरिया है या खारिया इन्हें कहा जाता है, और जौनसारी है। इसके अलावा कोल है और खोंड है, खारिया है और थारू है। आप बताइए। तो 35 का सी वाला हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो जनजातियां पाई जाती हैं उसमें भोटिया पाई जाती है, जौनसारी है, कोल है और थारू है। मध्य प्रदेश में जो पाई जाती है उसमें भील, कोल, खोंड और गोंड आते हैं, ये है। तो इसका करेक्ट आंसर फिर क्या होना चाहिए? सी वाला। 36 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पूर्व और पश्चिम भारत में नहीं मनाया जाता है? गुड़ी पड़वा त्यौहार जो है निम्नलिखित में से कौन से महीने में मनाया जाता है? ये 2 चीजें पूछी गई। और 36 का राइट आंसर इसमें से ए वाला हो जाएगा। भोगाली बिहू जो है ये बंगाल में मनाया जाता है, और नुआखाई या इसे नुआखाई कहा जाता है। तो नुआखाई, गुड़ी पड़वा जो है मार्च के मौसम में होता है। तो कुल मिलाकर इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से कौन सा होगा? ए वाला हो जाएगा। ठीक, यहाँ भोगाली बिहू और फरवरी दिया हुआ है। पूर्व और पश्चिम भारत में जो नहीं मनाया जाता है वो इसमें पूछा गया है ना, तो इसे हमने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं। विशु जो है ये पूर्व और पश्चिमी भारत का त्यौहार नहीं है, दक्षिण में पड़ता है। इसके बाद 37 को देखते हैं। कौन सा त्यौहार जनवरी के महीने में नहीं मनाया जाता है? तो लोहड़ी है, ओणम है, ओणम कहा जाता है, पोंगल है और भोगाली बिहू है। बताइए जनवरी के महीने में कौन सा सेलिब्रेट नहीं होता है? तो ज़्यादातर फसली त्यौहार है, लेकिन इसमें से अगर देखा जाए तो जो ओणम है वो अगस्त के सीजन में मनाया जाता है, और इसीलिए इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बाकी जितने हैं वो जनवरी में सेलिब्रेट किए जाते हैं। ठीक है, ओणम को इससे बाहर कर लेते हैं। 38 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 उत्तर प्रदेश राज्य से होकर गुजरता है? मतलब हाँ नहीं में जवाब देना है। और कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या उत्तर प्रदेश राज्य से होकर गुजरता है, ये भी देखना है। तो यहाँ नेशनल हाईवे का नंबर दिया है और साथ में यस और नो दिया हुआ है। बताइए इसमें से कौन सा होगा? तो डी वाला हो जाएगा। ठीक है, ये गुजरता है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 है वो गुजरता है, और साथ में जो नेशनल हाईवे नंबर 731 है वो उत्तर प्रदेश राज्य से होकर गुजरता है। ठीक, पुराना जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है उसके हिसाब से अगर देखें तो नेशनल हाईवे नंबर 2 और नेशनल हाईवे नंबर 19 में वो कन्वर्ट हो गया। तो बिहार, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, यहाँ से होकर वो पास करता है।
ठीक। और नेशनल हाईवे नंबर 56 जो पहले था वो अब 731 हो गया, तो वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। तो इसका करेक्ट आंसर फिर क्या होगा, डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 को देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इन किलोमीटर। तो ये उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, मध्य है, या फिर मतलब मध्य प्रदेश है या राजस्थान है। देखिए 39 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश शॉर्टेस्ट, यहाँ पे जितने राज्य दिए हैं उसमें से शॉर्टेस्ट जो लेंथ है नेशनल हाईवेज की वो यहाँ अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में दिखाई देती है। इसके बाद आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में कितनी है टोटल, तो 11,736.8 स्क्वायर किलोमीटर, माफ कीजिएगा किलोमीटर में। और महाराष्ट्र, यहाँ क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है, लंबाई पूछ रहा है, तो किलोमीटर में रहेगा। महाराष्ट्र में कितनी है, ये 17,756.6 है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक है। उसके बाद राजस्थान में देखें तो 9,988 है, लेकिन मध्य प्रदेश में कितना है, 8,772 समथिंग है, मतलब किलोमीटर में। तो मध्य प्रदेश इससे बाहर होगा, यानी आंसर होगा। इसके बाद 40 को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल वाटरवेज। अब यहाँ पे हाईवे नहीं दिया है बल्कि वाटरवे यानी जलमार्ग दिया हुआ है। तो ऐसी कौन सी जलमार्ग संख्या है जिसका कि मार्ग सबसे छोटा है, यानी किलोमीटर में सबसे छोटा जो वाटरवे है वो आपको खोजना है। तो यहाँ पर NW नंबर 2 है, इसके अलावा NW3 है, NW73 है, NW100 है नेशनल वाटरवे। तो अब बताइए इसमें से सबसे छोटा कौन सा है। 40वें का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 जो है वो सबसे छोटा है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी है, 205 किलोमीटर। बाकी जो है वो इससे लंबे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें नेशनल वाटरवे नंबर 73 वो 226 किलोमीटर लंबा है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 41, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। तो यहाँ शुष्क पर्णपाती वन यानी ड्राई जो डेसिडुअस फॉरेस्ट है उनके विषय में दिया हुआ है कि जो प्रेसिपिटेशन यहाँ होता है वो 50 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच का होता है। और जो पर्णपाती यानी डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं वहाँ जो प्रेसिपिटेशन की मात्रा है वो लगभग 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में औसत पाई जाती है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट जो होते हैं वहाँ पर जो एरिया होता है उसमें प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो बेशक सही बात है। और ये 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। तो आप बताएं कि इसमें से गलत इन्फॉर्मेशन कौन सी है, गलत जो डाटा है वो आपको सिलेक्ट करना है। सी वाला हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। मतलब इसमें जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो सही होना चाहिए था। कहने का मतलब ये है कि गलत विकल्प आपको चुनना है, तो विकल्प केवल जो तीसरा है वो होना चाहिए था, लेकिन प्रश्न में दिया नहीं है तो हमें सी को चुनना पड़ रहा है। सी वाला ऑप्शन इसमें चुनना पड़ रहा है। ठीक, इसमें से कोई नहीं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में कहा जा रहा है कि पृथ्वी की सतह पर उपस्थित जल के वितरण में निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत सबसे कम है। अब देखिए भूजल यानी जो ग्राउंड वाटर है उसका परसेंटेज सबसे कम है, लेक्स के अंदर जो पानी है उसका परसेंटेज सबसे कम है, सॉयल मॉइस्चर या फिर स्ट्रीम और रिवर्स जो है उनका परसेंटेज सबसे कम है। असल में देखिए जो पिछला वाला प्रश्न है उसमें आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पर 400 सेंटीमीटर कैसे हो सकता है। तीसरा वाला स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है, लेकिन अकेला 3 ऑप्शन कहीं नहीं दिया है। ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन पीछे आवश्यक थी, इसलिए रिटर्न होना पड़ा। इसमें जो तीसरा वाला स्टेटमेंट है उसके लिए अलग से कोई ऑप्शन है ही नहीं है। तो या तो अब हम सी वाले को चुन लें या फिर डी वाले को चुन लें। तो ऑल वाला ऑप्शन चुनेंगे तो तीसरा भी उसमें आ जाएगा कि मतलब वो भी सही है, लेकिन ऐसा मतलब गलत विकल्प आपको चयन करना है ना, तो ऑल ऑफ दीज को चुनेंगे तो सब गलत हो जाएंगे, ये कहने का मतलब है। और इसीलिए हमें इसमें सी को चुनना पड़ रहा है, नॉन ऑफ दीज। कायदे से इसमें सिर्फ पहला दूसरा ही सही है, तीसरा वाला क्यों गलत है, क्योंकि जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं 400 सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर से औसत जो वार्षिक वर्षा है वो ज़्यादा होती है। ठीक, तो इसके बाद अब आगे वाले यानी जो जिस प्रश्न को देख रहे थे उसमें चलते हैं। अब इसमें आप बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम परसेंटेज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर परसेंट ऑन द अर्थ सरफेस। देख लीजिए इसमें सबसे मिनिमम किसका परसेंटेज होता है, ग्राउंड वाटर का होता है, सॉइल मॉइस्चर का होता है, स्ट्रीम और रिवर का होता है। तो देखकर मालूम हो रहा है इसमें से कौन सा होगा, डी वाला हो जाएगा। मतलब भूमिगत जल जो है उसमें 0.68% होता है, झीलों का परसेंटेज कितना है 0.01 है, मृदा की आर्द्रता जो है वो 0.005 है, लेकिन धाराएं और नदियों का जो इसमें जल वितरण है उसको अगर देखा जाए तो 0.0001 है परसेंटेज के हिसाब से। तो सबसे कम कौन सा बैठता है फिर, डी वाला। इसके बाद 43 को देखते हैं, यहाँ डैम दिया हुआ है। अब जो डैम्स के नाम है उसमें पूछा गया है कि कौन से दोनों एक ही नदी पर बनाए गए। तो मेट्टूर डैम है, कृष्णराज सागर है, चेरुथोनी है और मैथान बांध है। बताइए इसमें से कौन से दो एक नदी पर बनाए गए। देखिए इसमें जो ए वाला ऑप्शन है उसको चुनेंगे, यानी मेट्टूर डैम और कृष्णराज सागर, ये दोनों जो है वो सेम रिवर पर बनाए गए हैं। मेट्टूर जो है वो भी कावेरी पर बना है और कृष्णराज सागर ये कंफ्यूज मत होइएगा कि कृष्णा पर बन गया है, ये कावेरी पर बना है। ठीक है, चेरुथोनी किस पे बना है, ये नदी का नाम ही है चेरुथोनी, और मैथान आप जानते ही हैं बराकर पे बना है। इसके बाद 44 को देखते हैं। 44 में पूछा गया कि जो माउंटेन पीक दी हुई है और उनकी स्टेट्स दी हुई हैं इसमें से गलत क्या है। तो अरमाकोंडा जो है ये आंध्र प्रदेश में है, करोह चोटी जो है ये छत्तीसगढ़ में है, पारसनाथ की पहाड़ियाँ झारखंड में है और धूपगढ़ की चोटी मध्य प्रदेश में है। गलत क्या है, गलत इसका बी वाला है। ठीक है, बी वाले का मतलब क्या है, इसमें जो करोह पीक दिया है वो असल में हरियाणा राज्य में पड़ेगा, ये छत्तीसगढ़ में घुसा दिया है और वही गलत हो गया है। इसके बाद 45 को देखते हैं। पूछा गया है कि किस राज्य की सीमा रेखा नेपाल को स्पर्श नहीं करती है और किस राज्य की सीमा रेखा बांग्लादेश को स्पर्श नहीं करती है। ये दो चीजें आपको बतानी है।
और 45 का राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। नेपाल को टच करने वाले जो भारतीय राज्य हैं उसमें बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम भी है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल, ये सब बिहार नेपाल की जो बॉर्डर है या सीमा है उसको टच करते हैं। तो सी वाला ऑप्शन इसीलिए हम चुन रहे हैं। और साथ में ये भी तो पूछा है ना कि बांग्लादेश को स्पर्श करे, तो बांग्लादेश को स्पर्श करने वाले राज्य भारत के कौन से हैं? पश्चिम बंगाल रहेगा ही, उसके अलावा मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और असम है। इसके बाद अगले वाले को, मतलब सिक्किम उससे बाहर है, 46 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्केनो हैज़ द लोवेस्ट हाइट, मतलब इसमें से जो ज्वालामुखी पर्वत है या ज्वालामुखी शंकु है सबसे कम ऊंचाई का कौन सा है? तो कोटोपैक्सी है, माउंट किलिमंजारो है, माउंट एल्ब्रूस है और माउंट बोना है। इसमें से आप बताएं। तो 46 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। मतलब माउंट बोना ये सही में बोना है और इसकी ऊंचाई सबसे कम है इसमें, मतलब 5005 ये पूरा टोटल होता है मीटर में। तो इतनी भी कम नहीं है लेकिन इनकी तुलना में कम है। सबसे ऊंचा इसमें कौन सा है बताइए? कोटोपैक्सी है कि किलिमंजारो है? तो कोटोपैक्सी थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा है, 5897 मीटर लगभग ही ऊंचा है, और किलिमंजारो जो है ये 5895। तो ये कुछ मामला है। इसके बाद 47 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच। तो 5 जून को मनाते हैं हम लोग इन्वायरमेंट डे, मतलब विश्व पर्यावरण दिवस। 22 मई को मनाते हैं वर्ल्ड बी डे, मतलब विश्व मधुमक्खी दिवस। 29 जुलाई को हम लोग टाइगर डे मनाते हैं और 10 अगस्त को मनाते हैं बायोफ्यूल डे। तो गलत क्या है इसमें से? देखिए 47 का बी हो जाएगा। बी का मतलब क्या है? ये जो मधुमक्खी दिवस की तारीख दी है ये मई में नहीं मनाया जाता है, ये मनाया जाता है, मतलब मई में मनाया जाता है, लेकिन जो तारीख है 22 मई की उस पर नहीं मनाया जाता है, ये 20 मई को मनाया जाता है। विश्व मधुमक्खी दिवस ये 20 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। और मधुमक्खियां पर्यावरण के लिए कितनी आवश्यक है ये आप सभी जानते हैं। इसके बाद 48 को देखते हैं। मधुमक्खियां ही नहीं, इनफैक्ट जितने भी कीट हैं, कुछ को छोड़कर, कुछ तो हानिकारक होते हैं लेकिन अधिकतर कीट हमारे काम के होते हैं, लाभदायक होते हैं। अजरबैजान जो देश है उसकी राजधानी गैबोरोन है, ऐसा दिया हुआ है। बहरीन की राजधानी मनामा है, बेलारूस की राजधानी बाकू है और बोत्सवाना की राजधानी मिन्स्क है। अब इसमें से बताइए कि सही क्या है? तो सही इसका सिर्फ बी वाला है, बहरीन और मनामा, बाकी जितने हैं वो गलत है। अजरबैजान की बाकू है, आप जानते ही हैं, और इसके अलावा बेलारूस की मिन्स्क हो जाएगी, बोत्सवाना की गैबोरोन हो जाएगी। 49 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो फलों के उत्पादन में यूपी की पोजीशन है 3rd, सब्जियों के उत्पादन में यूपी की पोजीशन है 2nd, शहद के उत्पादन में हमारा जो प्रदेश है वो दूसरी पोजीशन पे है। अब इसमें से कुछ भी गलत नहीं है, ऐसा ऑप्शन भी दिया हुआ है, लेकिन इसमें से गलत है जो सी वाला ऑप्शन है वो गलत है। फूलों के उत्पादन के मामले में, माफ कीजिएगा, फलों के उत्पादन के मामले में यूपी जो है वो 3rd है, लेकिन शहद के उत्पादन के मामले में पहले नंबर पे। ठीक, शहद के उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश की पोजीशन क्या है? 1st है, ये बड़ी बात। तो यही इसमें से गलत है, बाकी जितने हैं वो तो सही। क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए। करेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा ईरी रेशम उत्पादक राज्य जो है, ईरी रेशम, वो नागालैंड है। और तीसरा सबसे बड़ा मूंगा रेशम उत्पादक राज्य मेघालय है। टसर रेशम के मामले में तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? छत्तीसगढ़ है, ऐसा दिया है। सही क्या है? तो सही इसमें से सिर्फ पहला वाला है। ठीक है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा ईरी रेशम उत्पादक राज्य नागालैंड है। बाकी जितने, जैसे तीसरा सबसे बड़ा मूंगा रेशम उत्पादक राज्य कौन सा है? अरुणाचल है। और तीसरा सबसे बड़ा टसर रेशम उत्पादक राज्य ओडिशा है। तो ये हमने देखा, इसका सिर्फ पहला वाला सही है। इसके बाद 51 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में कहा गया कि इनकरेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लहसुन उत्पादक देश भारत है, और दूसरा सबसे बड़ा प्याज उत्पादक देश भी भारत है, दूसरा सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश भी भारत है, और दूसरा सबसे बड़ा जौ उत्पादक यानी बर्ली प्रोड्यूसिंग कंट्री जो है वो भी इंडिया ही है। अब इसमें आप बताइए कि गलत क्या है? सबके मामले में सेकंड दिया हुआ है, कुछ ना कुछ तो गलत है। और गलत जो इसका है ना वो डी वाला है। मूंगफली के मामले में अगर देखा जाए, माफ कीजिएगा, जौ के मामले में अगर देखा जाए, ये डी वाला ऑप्शन हम चुनते हैं। जौ के मामले में सबसे बड़ा उत्पादक दूसरे नंबर पर फ्रांस है। ठीक है, इसमें 2nd रैंक किसकी है? फ्रांस की है, और यहां पर भारत दे रखा है। बाकी जितने हैं वो तो ठीक है। इसके बाद 52 को देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। सीमेंट के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, कोयले के प्रोडक्शन में तीसरा स्थान है, बॉक्साइट के उत्पादन में चौथा स्थान है। तो इसमें से सही क्या है आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर ए हो जाएगा। सीमेंट के उत्पादन में यहाँ जो भारत की पोजीशन दी है तो यहाँ पे वही सही है, दूसरा स्थान। ठीक है, सीमेंट के उत्पादन में हमारा देश जो है, यहाँ प्रोडक्शन की बात हो रही है, ये ध्यान दीजिएगा, तो इसके मामले में 2nd पोजीशन पे। बाकी अगर कोयले के बारे में देखा जाए तो भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और यहाँ तीसरा दिया है। बॉक्साइट के उत्पादन में भारत का विश्व में 5वां स्थान है, यहाँ चौथा दिया है। ठीक, तो सही क्या है? सिर्फ ए वाला। इसके बाद 53 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के शीर्ष 3 ग्रेफाइट उत्पादक राज्यों के अंतर्गत नहीं आता है? ये बताना है आपको। और कौन सा राज्य भारत के शीर्ष 3 लिग्नाइट उत्पादक राज्यों के अंतर्गत नहीं आता है, ये देखना है। तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला, यानी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। सही आंसर यही है। शीर्ष 3 जो ग्रेफाइट उत्पादक राज्य है उसमें ओडिशा नंबर 1 है, फिर झारखंड है, फिर केरल है, और लिग्नाइट के मामले में तमिलनाडु पहले नंबर पे है, फिर गुजरात है, फिर राजस्थान है। 54 को देखते हैं। 54 में कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम हैज नॉट बीन लॉन्च इन ईयर 2020। 2020 में कौन सी लॉन्च नहीं की गई थी? तो निर्यात ऋण विकास योजना है, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन है, इसके अलावा प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है, और आयुष्मान सहकार स्कीम है जो कि लेटेस्ट वाली। अब इसमें आप बताइए
तो इसका जो करेक्ट आंसर है 54 का वो सी वाला हो जाएगा। ठीक, सी वाले का मतलब क्या है, ये जो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना दिया हुआ है इसकी जो डेट है वो 4 मई 2017 की है। ठीक, 4 मई 2017 की है और यहाँ पर ये सबसे 2020 के दायरे में नहीं आएगी, ये कहने का मतलब है। बाकी जो है जैसे आप देख रहे हैं निर्यात ऋण विकास योजना वो 1 फरवरी 2020 की है। तकनीकी वस्त्र मिशन वाला जो है वो 26 फरवरी 2020 का है। आयुष्मान सहकारी 19 अक्टूबर 2020 को लॉन्च हुआ था। ये सब हमने देखा। इसके बाद अगले वाले यानी 55 को देखते हैं। 55 में कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट बीन टेकन फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप यहाँ देख लीजिए, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, सिंगल सिटीजनशिप है, लेजिस्लेटिव प्रोसीडर है और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी है। इसमें से कौन सा ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया है? और 55 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है, तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ली है, मतलब पार्लियामेंट्री शासन प्रणाली या संसदीय जो व्यवस्था है उसको ले रखा है। इसके अलावा लेजिस्लेटिव जो प्रोसीडर है वो भी ले रखा है। सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान लिया हुआ है और कैबिनेट सिस्टम जो है वो भी वहीं से लिया गया है, बोरो किया गया है। लेकिन जो यूनाइटेड स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से हमने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बोरो किया है। तो ये चीज़ है। अब इसका डी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद 56 को देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया था और इसे दल परिवर्तन रोधी कानून भी कहा जाता है। 11वीं अनुसूची को 73वें संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा जोड़ा गया था। अब गलत क्या है आप बताइए? तो देखिए इसका सिर्फ दूसरा वाला गलत है, यानी बी वाला, ऑप्शन बी वाला सही होगा। जो 11वीं अनुसूची है इसको 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, लेकिन जो डेट है संशोधन की वो यहाँ 1992 होगी, ना कि 93। इसके बाद 57 को देखते हैं। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए, मतलब संविधान के भाग दे रखे हैं, उसमें कौन सा प्रोविजन है वो दिया है। सही सुमेलित जो नहीं है वो आपको बताना है। तो भाग 4A में मौलिक अधिकार है, भाग 9 में नगर पालिका है, भाग 8 में संविधान का जो भाग 8 है उसमें राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम वाली जो बात है वो कही जाती है, और निर्वाचन का प्रावधान हमें भाग 15 में दिखाई देता है। तो सही क्या है इसमें से, मतलब जो सही सुमेलित नहीं है वो आपको तलाशना है। 57 का राइट आंसर क्या होगा? ए वाला हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य का आपका भाग 4A है, यहाँ मौलिक अधिकार दे रखा है तो इसलिए ये गलत हो गया है। यहाँ क्या होगा? मौलिक कर्तव्य होगा, इसी को हम चुनते हैं। इसके बाद 58 को देखते हैं। जो करेक्ट ऑप्शन है आपको सेलेक्ट करना है। तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। 24 जनवरी 1949 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अपनाया था, और इसमें से कुछ भी सही नहीं है ऐसा भी कहा गया है। तो 58 का राइट आंसर इसमें से सी हो जाएगा। ठीक, 24 जनवरी 1949 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अपनाया था, ये वाला। ठीक, यही एकमात्र सही है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। ठीक, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं। इसके बाद अगले वाले को देखिए, और इस प्रश्न में थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ सही विकल्प का नहीं बल्कि गलत विकल्प का चयन करना है, क्योंकि जो सी वाला ऑप्शन है वो तो गलत है। यहाँ डेट नहीं सही दी है। 24 जनवरी 1950 को, यहाँ 1949 जो दिया है ना वो डेट नहीं सही है। 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को यानी वंदे मातरम को अपनाया था, तो ये वाला गलत है और गलत हमें चुनना है। तो नॉट करेक्ट ऑप्शन जो है वो देखना था। बाकी दोनों करेक्ट हैं ऊपर वाले, तो उसको आप देख सकते हैं, वो सही है, उसमें कोई समस्या नहीं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 59। यहाँ कहा जा रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग रिलेटेड टू द मेजर कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो प्रांतीय संविधान समिति यानी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू, स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इसमें से कोई भी सही नहीं है। अब यहाँ पे इसमें से कोई नहीं का विकल्प चुनने का मतलब है कि कुछ भी गलत नहीं है, यानी सब सही है। और 59 का इसीलिए हम डी वाला चुनेंगे क्योंकि सभी सही है। मतलब संविधान सभा में कुछ छोटी कमेटियां थी और कुछ बड़ी थी, तो बड़ी वाली में जो है आप देखते हैं प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल परफेक्ट है, और संघीय संविधान समिति जो है जवाहरलाल नेहरू, और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो कुछ भी इसमें गलत नहीं था, डी वाला। इसके बाद 60वें को देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति का गठन कब किया गया था वो डेट बतानी है, और कौन इस समिति के अध्यक्ष, माफ कीजिएगा, कौन इस समिति के सदस्यों में शामिल नहीं था। तो 60वें नंबर के इस प्रश्न का जो राइट आंसर है उसमें आप देख लीजिए, पहले सी वाला हो जाएगा। असल में ये जो विशेषज्ञ कमेटी है वो 8 जुलाई 1946 को गठित होती है। कुल मिलाकर 8 सदस्य इसमें होते हैं। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं, उसके अलावा एम आसफ अली सदस्य होते हैं, के.एम. मुंशी हैं, एन गोपालास्वामी अयंगर हैं, के.टी. शाह भी शामिल रहते हैं, डी.आर. गाडगिल हैं, हुमायूं कबीर हैं, और के. संथानम भी इसमें शामिल रहते हैं। ये कुल मिलाकर 8 जने अध्यक्ष सहित, ठीक है। तो इससे बाहर फिर कौन हो गया इसमें? माधव राव हो गए, और इसीलिए हमें सी वाले को चुनना है। इसके बाद 61वें को देखते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। तो एच.बी.आर. अयंगर जो थे इनको संविधान सभा का सचिव बनाया गया था, और बी.एन. राव को मुख्य प्रारूपकार बनाया गया था संविधान में। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो थे वो सुलेखक थे, मतलब इसकी कैलीग्राफी करने का काम इन्होंने किया था। तो इसमें से आप बताएं कि गलत क्या है? गलत इसमें से बी वाला है, ठीक है। ये जो बी.एन. राव दे रखा है उसकी जगह पे आप देखें जो एल.एन. मुखर्जी थे उनको प्रमुख प्रारूपकार बनाया गया था, ठीक, और यहाँ पर बी.एन. राव का नाम दे दिया है तो इसलिए वो गलत हो गया। इसके बाद 62 को देखते हैं, कौन सा प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज सेटल्ड बाय द, यहाँ पे इज होना चाहिए था, यहाँ इज भी नहीं है, असल में एज है। ये उच्चारण जो है हिंदी वाला थोड़ा गड़बड़ दिखाई दे रहा है, यहाँ अंग्रेजी का देख लीजिए। द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, मतलब यहाँ ये स्लोगन है
तो ये स्लोगन किसके द्वारा दिया गया है ये भी आपको बताना है। कुल मिलाकर प्रश्न में ये पूछा गया है कि प्रारूप समिति के सदस्यों में कौन सा शामिल नहीं है और इस वाक्य को कहने वाला या इस प्रस्ताव को पेश करने वाला व्यक्ति कौन था ये बताना है। अब इसमें दो का पेयर बना हुआ है, तो 62वें का जो राइट आंसर है वो इसमें से डी वाला हो जाएगा। प्रारूप समिति में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो अध्यक्ष थे, उसके अलावा गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, इसके अलावा माधव राव, बी एल मित्रा की इन्होंने जगह ली थी जिन्होंने कि इस्तीफा दे दिया था पहले, और टी कृष्णमाचारी, मतलब 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद ये आ जाते हैं, तो ये लोग इसमें शामिल रहते हैं मतलब प्रारूप समिति में। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल बाई द असेंबली बी पास्ड, ये वाला जो प्रस्ताव है मतलब ये एक तरह का प्रपोजल था तो इसे पेश किया था, और इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा। इसके बाद 63 को देखते हैं। 63 में कहा गया कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये जो अधिनियम है इसके अंतर्गत वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया, मतलब जो ऑफिस ऑफ वायसराय है उसको समाप्त कर दिया गया, और इस अधिनियम के अंतर्गत शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द जो है वो समाप्त कर दिया गया। भारत का सम्राट जो पद का नाम था, शब्द था, उसको खत्म कर दिया गया। और इस अधिनियम के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख चुना गया। अब इसमें से गलत क्या है, तो गलत इसका डी वाला है, मतलब डी वाले को चुनने का मतलब क्या है कि सभी गलत है। उपरोक्त सभी को चुनने का तात्पर्य क्या हुआ, जितने हैं वो सब गलत हो जाएंगे। असल में ये जो जितने भी प्रावधान आप देख रहे हैं उसमें से 1947 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया था उसमें वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया, भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया, और संवैधानिक प्रमुख वाली जो बात कही गई है वो भी, ये सब 1935 में नहीं किया गया था बल्कि 1947 में किया गया था, तो सभी के सभी यहाँ रॉन्ग हैं। इसके बाद 64 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट हैड इंट्रोड्यूस द बाईकैमरलिज्म एंड द डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम। ये पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाला था, मतलब माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जो मर्ले मिंटो रिफॉर्म था वो वाला था, या इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 था, या इसमें से कुछ नहीं था। द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन, बताइए इसमें से कहाँ शुरू किया गया था, मतलब किसके द्वारा। तो 64 का राइट आंसर इसमें से ए हो जाएगा। 1919 का अधिनियम जो था उसी में ये सारे प्रावधान किए जाते हैं। इसके बाद 65 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट हैड इंट्रोड्यूस्ड लोकल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम। ये कौन सा एक्ट था, तो चार्टर एक्ट यहाँ दे रखे हैं 1833, 1813, 1853, इसमें से कौन सा होगा, तो इसका सी हो जाएगा। 1853 का जो चार्टर एक्ट था उसमें पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में जो स्थानीय प्रतिनिधित्व है उसकी शुरुआत करने का काम किया जाता है, तो सी वाला ऑप्शन इसका परफेक्ट है। इसके बाद 66वें को देखिए। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। आर्टिकल नंबर 18 में अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात कही गई है। आर्टिकल नंबर 19 में उपाधियों का उन्मूलन होता है। आर्टिकल नंबर 21A में शिक्षा के अधिकार के बारे में यानी राइट टू एजुकेशन के बारे में चर्चा होती है। अब इसमें आप बताइए कि गलत कौन सा है, तो 66वें का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा, तो पहला दूसरा दोनों गलत है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कहाँ पे है, आर्टिकल नंबर 17 में है, और एबोलिशन ऑफ टाइटल कहाँ पर है, ये आर्टिकल नंबर 18 में है। 19वें से तो जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है वो स्टार्ट हो जाती है, और 21A जो है उसमें राइट टू एजुकेशन है वो ठीक है, तो पहला दूसरा इसमें गलत है। इसके बाद 67वें को देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ अनुच्छेद 44 जो है उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड है सिटीजन्स के लिए। 51 जो है उसमें न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया गया है। 40वें में ग्राम पंचायतें हैं, तो गलत क्या है बताइए, तो गलत इसका बी वाला है। जो 51 नंबर का आर्टिकल है उसमें नहीं बल्कि 50वां जो आर्टिकल है उसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण को हम देखते हैं, तो बी वाला ऑप्शन इसमें से हम बाहर कर देते हैं। इसके बाद 68वें को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अमेंडेड बाय द सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। किसका अमेंडमेंट मतलब किस संदर्भ में हम अमेंडमेंट कर सकते हैं एक सिंपल मेजोरिटी से, उसके लिए किसी विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है, वो कौन सा है, तो नए राज्यों का प्रवेश या गठन करना हो तो हो सकता है, संसद के सदस्यों के वेतन भत्ते पर निर्णय लेना है तो हो सकता है, या इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर उस वाले मामले में किस में कर सकते हैं, संशोधन हमें करना है, तो साधारण बहुमत कहाँ कहाँ काम करेगा। 68वें का राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा, सभी में काम करेगा। ये इतने बड़े मामले मतलब उस ढंग के संगीन मामले नहीं है कि उसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता हो, तो ऑल ऑफ दीज। इसके बाद 69वें प्रश्न को देखिए। प्रश्न संख्या 69 में आपसे कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग टू केसेस आर रिलेटेड टू द पावर ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 एंड 227। ये कौन सा मामला था, तो एल चंद्र कुमार मामला था, नमित शर्मा मामला था, मद्रास बार एसोसिएशन का मामला था, या कुलदीप नायर का मामला था। इसमें से पेयर आपको चुनना है। देखिए इसका सी हो जाएगा। एल चंद्र कुमार मामला आता है 1997 में, और उसमें अनुच्छेद 226-27 के अंतर्गत जो उच्च न्यायालय की शक्तियां हैं उन्हें हम देखते हैं। बाकी मद्रास बार एसोसिएशन वाला ये 2014 का है, अनुच्छेद 226-227 के अंतर्गत जो उच्च न्यायालय की शक्तियां हैं उसको हम देखते हैं। ये सब मामला है, ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं, मतलब दो इसमें देखना था ना, तो दो कौन कौन से मामले हो गए, एल चंद्र कुमार का मामला हो गया और मद्रास बार एसोसिएशन का हो गया, और इसीलिए हमने सी को चुना है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 70। विच ऑफ द फॉलोइंग हैड बीन इंट्रोड्यूस फर्स्ट। राजमन्नार कमेटी पहले आती है कि आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन पहले आता है कि वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम पहले आता है कि सरकारिया कमीशन पहले आता है, पहले कौन आता है बताइए।
तो 70 का राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा। राजमन्नार कमेटी ये 1969 की है। आनंदपुर साहिब वाला जो प्रस्ताव था ये 1973 का है। पश्चिम बंगाल जो मेमोरेंडम है वो 1977 का है। सरकारिया कमीशन की डेट 1983 की है। तो इसमें ऊपर वाला ही सही है, ज़्यादा नीचे क्यों जाए। इसके बाद 71 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सीट इन लेजिस्लेटिव असेंबली। बताइए इसमें से कौन से राज्य के पास स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सीट है लेजिस्लेटिव असेंबली के मामले में। तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इसमें से आप राज्य बताइए। तो राज्य इसमें से कौन सा हो जाएगा, कर्नाटका। ठीक है, मध्य प्रदेश में कितना है 230, महाराष्ट्र में 288, कर्नाटक में 224 और तमिलनाडु में 234। तो सबसे कम कहाँ पर हुआ, कर्नाटक। इसके बाद 72 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट इन लोकसभा। केरला, झारखंड, ओडिशा, गुजरात, इसमें से कौन सा होगा। तो गुजरात हो जाएगा। इसमें अगर आप देखें जो बाकी है तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो केरल में 20 है, झारखंड में 14 है, गुजरात में कितना है 26 है, गुजरात में 26 है और उड़ीसा में अगर आप देखें तो 21 है, थोड़ा सा ही कम है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 73, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो माधव नेशनल पार्क ये महाराष्ट्र में है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये कर्नाटक में है, बेतला जो है वो झारखंड में है और वन विहार नेशनल पार्क गुजरात में है। अब इसमें आप बताइए कि सही कौन सा है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि बाकी जितने हैं वो सभी गलत है, केवल इसका सही कौन सा है, सी वाला। बेतला जो है उसकी लोकेशन झारखंड में है, जैसे माधव आप देख रहे हैं और बांधवगढ़ देख रहे हैं, वन विहार देख रहे हैं, तीनों ही मध्य प्रदेश में है। ये तीनों नेशनल पार्क कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। तो ऊपर वाले तीनों गलत हैं, सिर्फ इसका ये नीचे वाला भी गलत है, गुजरात वाला, ये बीच वाला सही है ना, सी वाला ऑप्शन सही है। बेतला इसका जो है नेशनल पार्क झारखंड लोकेशन इसकी है, ठीक। बाकी जितने हैं वो मध्य प्रदेश में है। 74 को देख लीजिएगा, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। तो ओडिशा में है सतकोशिया टाइगर रिजर्व, तेलंगाना में है अमराबाद टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र में है तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व और छत्तीसगढ़ में दांडेली अंशी है। ये सब क्या है, टाइगर रिजर्व यानी बाघ आरक्षित क्षेत्र है। गलत क्या है बताइए। और 74 का डी वाला गलत है, ठीक। ये जो दांडेली अंशी आप देख रहे हैं ये कहाँ पे है, कर्नाटक राज्य में है और यहाँ पर दिया हुआ है छत्तीसगढ़, तो ये वाला इससे बाहर हो जाएगा। इंद्रावती दिया होता है तो इसमें चुन लेते, लेकिन वैसा है नहीं। 75 में कहा गया कि अगस्त्यामलाई जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसको यूनेस्को संरक्षित जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की सूची में कब डाला गया, मतलब अधिसूचना में कब डाला गया और ये है कहाँ पे, मतलब राज्य की लोकेशन आपको बतानी है। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा 2016, ठीक है। ये जो अगस्त्यामलाई जैवमंडल आगार क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व है, 2016 में ये यूनेस्को में शामिल हुआ था और ये केरल और तमिलनाडु दोनों राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है। इसका विस्तार 2 राज्यों में है, तो केरल और तमिलनाडु, बी वाला ऑप्शन परफेक्ट है। 76 को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड एज द ब्लीचिंग एजेंट इन प्लास्टिक फोम मैन्युफैक्चरिंग। प्लास्टिक फोम बनाने वाला जो उद्योग होता है उसमें ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे हम कौन सा सब्सटेंस यूज करते हैं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, मेथिल क्लोरोफॉर्म है या फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, मतलब हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, ठीक। HCFC है और HFC है। अब बताइए इसमें से कौन सा ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर प्लास्टिक फोम वाले में इस्तेमाल होता है। तो 76 का सी हो जाएगा, ये हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, HCFC है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 77 को देख लीजिएगा। एसिडिक गैसेस दी हुई है, मतलब अम्लीय गैसें, और उनका जो नेचुरल सोर्स है वो दे रखा है। तो फॉर्मिक एसिड जो है ये जीव जनन, मतलब जो बायोजेनेसिस होती है उसके द्वारा उत्पन्न होता है। सल्फर जो है ये ज्वालामुखी उद्गार यानी वॉल्केनिक इरप्शन से पैदा होता है, मतलब सल्फर पदार्थ जो है वो वहाँ से निकलता है। नाइट्रोजन हमें कहाँ से मिलती है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन जमीन पर कैसे पहुँचता है, जो आकाशीय बिजली होती है उसकी चमक की वजह से वहाँ उच्च तापमान और दाब की परिस्थितियाँ पैदा होती हैं और उसी कंडीशन में ऑक्सीजन का नाइट्रोजन के साथ संयोग होने लगता है और उस केमिकल कॉम्बिनेशन का परिणाम होता है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं जो कि वर्षा की बूंदों के साथ नीचे आ जाते हैं। यही प्रक्रिया है, मिट्टी में पहुंचते हैं, जमीन पर आते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये अपघटन के परिणाम स्वरूप यानी डिकम्पोजिशन से निकलती है। तो आप बताएं कि इसमें से गलत कौन सा है। गलत इसका ऊपर वाला है, सल्फर। यहाँ आप देख रहे हैं सल्फर जो है ज्वालामुखी उद्गार से निकलता है, नाइट्रोजन आकाशीय विद्युत से। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं इसमें फार्मिक एसिड, तो इसकी जगह पे हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। बायोजेनेसिस वाला जो ऑप्शन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलेगा और इसीलिए ए वाला गलत है। इसके बाद 78 को देखते हैं, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डिफरेंट वेराइटी ऑफ कार्ब ऑफ द सेम टाइप ऑफ प्लांट आर ग्रोन। मतलब एक ही पौधे से हम अलग अलग तरह के जो पौधे हैं, अलग अलग तरह की जो फसल है उसको प्राप्त कर सकते हैं या विभिन्न किस्मों की जो फसलें हैं उसको उगा सकते हैं। ये कहने का मतलब है एक ही प्रकार का पौधा है लेकिन उसकी अलग अलग वेराइटी हम उगा रहे हैं। तो ये जो प्रक्रिया है इसको क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे इंटरक्रॉपिंग, पॉलीवेराइटाइल या फिर पॉलीकल्चर कहेंगे या इसमें से कुछ नहीं कहेंगे। तो 78 का राइट आंसर बी हो जाएगा, पॉलीवेराइटल या वेराइटल इसे कहा जाता है। मतलब एक ही प्रकार के पौधे की अलग अलग किस्मों की फसलें उगाई जाती हैं, उसी से संकर नस्ल बनाकर, मतलब उसी के द्वारा निर्माण किया जाता है। इसके बाद 79 में पूछा गया कि कौन सा पोषक तत्व मुख्य पोषक तत्वों की श्रेणी में नहीं आता है, यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, और कौन सा पोषक तत्व द्वितीयक पोषक तत्वों की श्रेणी में नहीं आता है यानी मुख्य है। अब इसमें आप देखकर बताएं जो पेयर दिया है।
तो इसका डी हो जाएगा। मुख्य पोषक तत्व तो ऐसे कौन से हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश है, ठीक है, इसमें अगर देखा जाए। और सेकेंडरी कौन से हैं, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर है, और इसीलिए हमें डी वाले को चुनना पड़ रहा है कि इसमें से कुछ भी सही नहीं। इसके बाद सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ देखिए लाइम सॉइल जो है यानी चूना युक्त मृदा, इसमें ज़्यादातर ज़ेरोफाइट्स जो प्लांट होते हैं वो ग्रो करते हैं, यानी मरुस्थलीय पौधे उगते हैं, ठीक है। और जो बलुई मिट्टी होती है यानी सैंडी सॉइल होती है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे कैल्सिकोल्स नाम के जो पौधे, मतलब कैल्सिकोल्स वैरायटी के जो पौधे होते हैं वो उगते हैं। और सेलाइन जो एल्कली मृदा होती है, एल्कली मृदा होती है, उसमें जो उगने वाले पौधे होते हैं उनको लवणोद्भिद कहा जाता है, यानी हेलोफाइट्स कहा जाता है। तो बताइए कि इसमें से सही क्या है। सही इसका केवल तीसरा वाला है। जो बलुई मिट्टी होती है उसमें मरुद्भिद उगते हैं, मतलब बालू रहेगा तभी तो मरुस्थलीय पौधे उगेंगे। और चूने में चूना अथवा जो कैल्सिकोरस सॉइल होती है, दोनों का मतलब एक ही है, तो इसमें उगने वाले पौधे जो होते हैं इनको कैल्सिकोल्स कहा जाता है, ठीक है। कैल्शियम युक्त ये मृदा होती है, इसलिए कैल्सिकोल्स इन्हें कहा जाता है। सेलाइन एल्कली मृदा में लवणोद्भिद उगते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसका मात्र जो तीसरा वाला है वही सही है, और इसलिए हम सी को चुनते हैं। इसके बाद 81 को देखते हैं। यहाँ पूछा गया कि किस वर्णक के कारण सेब का रंग लाल होता है और किसके कारण पपीता पीला हो जाता है। तो एंथोसाइनिन जो होता है उसकी वजह से सेब लाल होता है, और पपीते का रंग पीला क्यों होता है आप बताइए। तो देखिए पपीता जो है वो कैरिका जेंथिन की वजह से पीला होता है। इसका नाम जो वर्णक है इसका नाम क्या है, कैरिकोजेंथिन या कैरिका जेंथिन। तो इसमें करेक्ट आंसर फिर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं। लाइकोपिन की वजह से टमाटर लाल दिखाई देता है और जेंथोफिल की वजह से हल्दी पीली दिखाई देती है, ये तो आप जानते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 82 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल इन पोटैटो रेस्पिरेशन दैट अकर इन प्लांट्स एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द सेल। अब बताइए, यहाँ थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का मिस्टेक है। यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन है, मतलब जो प्रकाश की श्वसन होता है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, सांस लेने की प्रक्रिया, और फोटो मतलब प्रकाश। तो प्रकाश का जो रेस्पिरेशन, प्रकाश की उपस्थिति में जो रेस्पिरेशन होता है, तो उसके संदर्भ में कौन सा पौधों में होने वाला प्रकाश की श्वसन है आपको ये बताना है। और साथ में ये कोशिका के जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उत्पादन होता है, कोशिका के अंदर होता है, उसके लिए सहायक होता है। ये पदार्थ कौन सा है बस इतना बताना है। तो यहाँ पेरोक्सीसोम्स है, राइबोसोम्स है, ग्लाइऑक्सीसोम्स है और लाइसोसोम है। इसमें जो ऑप्शन दिया है उसमें से आप सेलेक्ट कीजिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला। पेरोक्सीसोम जो होता है ये असल में हेल्पफुल होता है फोटो रेस्पिरेशन में, और साथ में ये प्लांट और जो प्लांट में हाइड्रोजन प्लांट के अलावा जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रोडक्शन होता है उसमें भी सहयोगी होता है, दोनों मामलों में सहयोगी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए वाला हो जाएगा। इसके बाद 83 को देखते हैं। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट डज द ब्यूटोनिक प्लेग डिजीज अकर। मतलब ये जो ब्यूटोनिक प्लेग होता है ये असल में जो डिजीज है ये किस वजह से होती है, कौन से इंसेक्ट की वजह से होती है आपको ये बताना है। तो सैंड फ्ली की वजह से होती है, बेड बग की वजह से होती है, या फिर जो सीसी मक्खी होती है उसकी वजह से होती है, या रेड फ्ली की वजह से होती है। अब इसमें अगर देखा जाए, इसमें देख लीजिए 83 का डी वाला हो जाएगा। रेड फ्ली की वजह से होती है, मतलब ये जो बीमारी है ब्यूबोनिक प्लेग इसको कहा जाता है, तो रेड फ्ली की वजह से होती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 84 में 2 या 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें से सही का आपको चयन करना है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं ये लिम्फ में नहीं पाई जाती हैं, यानी लसिका में नहीं पाई जाती हैं, और जो लिम्फ होता है उसमें रेड ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। लिम्फ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड तथा उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अब इसमें आप बताइए कि कौन सा सही है। तो 84 का इसमें सिर्फ तीसरा वाला सही है, ठीक है, लेकिन जो ऊपर के दोनों हैं वो गलत है। रेड ब्लड सेल्स नहीं पाई जाती हैं, ठीक है, यहाँ दिया है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, और जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो ये उल्टा दिया हुआ है, दोनों जो ऊपर के स्टेटमेंट है ना ये गलत हो गए, इंटरचेंज हो गए हैं आपस में, सिर्फ तीसरा वाला इसमें सही है। इसके बाद 85 को देखते हैं। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग किडनी स्टोन्स आर फॉर्म। मतलब किडनी स्टोन जो किडनी में पथरी हो जाती है वो किस वजह से होती है, यूरिक एसिड की वजह से होती है, कैल्शियम ऑक्जिलेट की वजह से होती है, कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से होती है, आप बताइए। अब इसमें 2 का विकल्प है, 2 आप चुन सकते हैं, तो कौन सा चुनिएगा। 85 इसमें आप तीनों को चुन लीजिए, कोई भी इसमें ऐसा नहीं है। यूरिक एसिड भी जिम्मेदार होता है, यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्जिलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, इन सब के मिलने की वजह से, मतलब इन सब के आपस में सहयोग की वजह से बनती है। तो सी वाला ऑप्शन इसका परफेक्ट होगा। इसके बाद 86 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच। तो टाइप ऑफ स्टील दिया हुआ है, स्टेनलेस स्टील है जो कि क्रोमियम और कार्बन का मिक्सचर होता है, मतलब लोहे के साथ इनको मिलाया जाता है कम मात्रा में। और क्रोमियम स्टील में क्रोमियम और कार्बन लोहे में मिलाते हैं। टंगस्टन स्टील जो होता है काफ़ी मजबूत होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, टंगस्टन और कार्बन को जो लोहा होता है उसके अंदर मिलाते हैं। और क्रोम वैनेडियम स्टील में क्रोमियम और वैनेडियम को हम लोग जो आयरन होता है उसके साथ मिक्स करते हैं। इसमें से गलत क्या है, तो गलत इसका जो पहला वाला है वो है, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए
इस्पात के प्रकार और लोहे के साथ मिलाए गए जो तत्व हैं उनको हमें देखना है। अब इसमें करेक्ट ऑप्शन आप देखिए पहले, इसमें जो क्रोमियम स्टील है, ठीक है, क्रोमियम स्टील में क्या करते हैं, क्रोमियम और कार्बन मिलाते हैं, और यहाँ पर दिया हुआ है स्टेनलेस स्टील के साथ। स्टेनलेस स्टील में असल में क्रोमियम कार्बन और मैग्नीज होता है, क्रोमियम कार्बन तो होता है, ये साथ में मैग्नीज मिलाते हैं, तब जाकर वो स्टेनलेस स्टील बनता है, जिसके कि बर्तन हम लोग देखते हैं। तो ऊपर वाला गलत है। इसके बाद 87 को देखिए, कहा जा रहा है कि कौन सा इसमें से मिश्र धातु है जिसका कि उपयोग स्वचालित फ्यूज यानी जो ऑटोमेटिक फ्यूज होते हैं उनको बनाने के लिए किया जाता है, और कौन सी मिश्र धातु का उपयोग सस्ते आभूषण बनाने में करते हैं। अब इसमें मेटल्स के नाम दिए, जैसे रोज मेटल है, गन मेटल है, जर्मन सिल्वर है, गन मेटल है, ऐसे ही 2 ऑप्शन और है। तो इसका जो राइट आंसर है वो इसमें सी वाला हो जाएगा। रोज मेटल जो है ये ऑटोमेटिक फ्यूज बनाने में यूज होता है, और डच मेटल जो है ये सस्ते आभूषण बनाने में यूज होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें सी वाले को चुनना पड़ेगा। इसके बाद 88 को देखते हैं, पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन इसमें नॉट करेक्टली मैच है। तो ऑक्सेनोमीटर जो है ये प्लांट की ग्रोथ को नापता है, लक्स मीटर ये प्रकाश की तीव्रता को नापता है, हाइड्रोमीटर ये हवा की आर्द्रता को नापता है, ठीक है, और मैनोमीटर ये गैसों का दाब नापता है। तो सी वाला ऑप्शन इसमें गलत है, हाइग्रोमीटर हवा की आर्द्रता को नापता है, यहाँ हाइड्रोमीटर दिया हुआ है, तो इसीलिए ये गलत हो गया। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 89। अब यहाँ यूपी की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसके आधार पे 2 स्टेटमेंट दिया है, आपको देखना है कि गलत कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा वनावरण में वृद्धि करने वाले जो 2 जिले हैं वो सहारनपुर और मुजफ्फरपुर है, ऐसा कहा गया। और सबसे ज़्यादा वनावरण में कमी करने वाले 2 साल में कमी कहाँ पर हुई है, ये कांशीराम नगर और बदायूं है। अब इसमें आप बताइए गलत क्या है। तो गलत इसमें कुछ नहीं है, दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 90 में कहा गया कि उत्तर प्रदेश में वनावरण के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का प्रतिशत सबसे कम है, और उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के हिसाब से ये हमें बताना है। तो 90 नंबर का ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। असल में यहाँ आप देखिए वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है ये तो हर जगह घट रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के मामले में देखें तो मात्र 1.09% ही इतने ये जो अति सघन वन है ये बचे हुए हैं। बाकी अगर देखा जाए तो कुल वनावरण जो है वो करीब 14,805.65 स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है, इतना हमने देखा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 को देखते हैं। नेम द टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट विथ मिनिमम फॉरेस्ट एरिया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब यहाँ आरोही क्रम में आपको अरेंज करना है एज पर उत्तर प्रदेश ISFR रिपोर्ट, वो ठीक है। अब इसमें आप बताइए भदोही, मैनपुरी और मऊ जो शीर्ष 3 जिले हैं ये किसके मामले में, न्यूनतम वन क्षेत्रफल के मामले में, उनको आपको देखना है। तो भदोही, मऊ और मैनपुरी, संत कबीर नगर, मऊ और मैनपुरी ऐसे करके दिया हुआ है। 91 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी वाला हो जाएगा। भदोही पहले संत रविदास नगर नाम था, लेकिन अभी जो पुराना नाम भदोही का है वो लौटा है, यानी भदोही, ठीक। तो भदोही जिला जो है इसमें 3.12 स्क्वायर किलोमीटर ये वन क्षेत्रफल है टोटल। मऊ में कितना है, तो मऊ में 11 है। मैनपुरी में कितना है, 13.64। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पेड़ों की कमी है, इसका मतलब ये है कि जो वन के अंतर्गत गिने जाने वाले पेड़ या उस तरह का एरिया है उसमें कमी है। पेड़ों की संख्या अगर देखी जाए तो ऐसे अगर आप सड़क पर चलने लगेंगे तो भदोही जिले में आपको पेड़ ज़्यादा दिखाई देंगे और मऊ में कम दिखाई देंगे, तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये वन विभाग कौन से तरीके से गिनता है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ वन की परिभाषा के अंतर्गत जो पेड़ आते हैं उनको गिना जाता है और उसके आधार पर वनावरण तय किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। 92 में कहा गया कि सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल प्रतिशत वाले जो शीर्ष 3 जिले हैं उनके नाम आपको बताने हैं घटते क्रम में। अब यहाँ सोनभद्र, पीलीभीत और चंदौली है, सोनभद्र, चंदौली और मिर्जापुर है, सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत है, ऐसे एक ऑप्शन और है। देखिए 92 का राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। देखिए सर्वाधिक वन क्षेत्रफल प्रतिशत वाले जो शीर्ष 5 जिले हैं ये घटते क्रम यानी जो डिसेंडिंग ऑर्डर है उसमें आपको रखना था। तो सोनभद्र पहले नंबर पर होगा, उसके बाद फिर चंदौली होगा 22.25 के आसपास है इसमें परसेंटेज, और पीलीभीत तीसरे नंबर पर, फिर मिर्जापुर होगा, फिर अंत में चित्रकूट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर फिर क्या होना चाहिए, सी वाला होना चाहिए। इसके बाद 93 को देखते हैं। हाउ मच इंक्रीज हैज बीन रजिस्टर्ड इन द फॉरेस्ट कवर एज कंपेयर टू ISFR 2017, मतलब 2019 और 2017 की जो रिपोर्ट थी उसको आपस में कंपेयर कर रहे हैं। द्विवार्षिक रिपोर्ट होती है, तो अभी 2021 वाली आई नहीं है, तो यही पीछे 2 साल की जो है उनको देख रहे थे। तो इसमें आपको बताना है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई, मतलब कितनी वृद्धि दर्ज की गई है, असल में ये पूछा जा रहा है। और ये भारत की वन स्थिति रिपोर्ट के संदर्भ में पूछ रहा है, ये प्रदेश का नहीं है, ठीक है। तो वन क्षेत्रफल जो वनाच्छादित क्षेत्रफल है उसमें कितनी वृद्धि दर्ज की गई है आप देख कर बताइए। और भारत का जो वनाच्छादित क्षेत्रफल है उसमें 2017 की तुलना में अगर हम वृद्धि देखें तो करीब 0.56% की वृद्धि हुई है, यानी 3,976 स्क्वायर किलोमीटर ये देश के भौगोलिक क्षेत्रफल में बैठता है। डी वाला ऑप्शन इसमें सही होता है क्योंकि कुछ भी परफेक्ट नहीं। इसके बाद 94 को देखते हैं। भारत की जो वन स्थिति रिपोर्ट 2017 थी उसकी तुलना में वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है आपको ये बताना है, और यह वृद्धि भारत के कुल जियोग्राफिकल एरिया का कितने % है। तो अब इसमें से आप देखकर बताइए। तो ऊपर वाला ही सही है, ज़्यादा नीचे नहीं जाना है, मतलब 1212 स्क्वायर किलोमीटर 1.29% एग्जैक्टली होगा। और इसके साथ आप इसमें जो ए वाला ऑप्शन है उसको चुन लीजिए, परसेंटेज इसमें ज़्यादा मेन होता है। इसके बाद 95 को देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ यूपी बजट के आधार पे आपको आंसर देना है। 2 स्टेटमेंट दिए हैं। तो कन्या सुमंगला योजना 1 अप्रैल 2019 से लागू हुई थी और 50,000 सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य इस बार का जो बजट है उसमें रखा गया है, ऐसा दिया हुआ है। आप बताइए गलत क्या है।
तो गलत इसका दूसरा वाला है, 50,000 नहीं बल्कि 15,000 सोलर पंपों के लक्ष्य को रखा गया है, यहाँ 50,000 देकर कुछ ज़्यादा ही कर दिया है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है और इसीलिए हम बी को चुनते हैं। इसके बाद 96 को देखते हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। पिछले वाले में आपने गलत चुना था। इसमें उत्तर प्रदेश के बजट के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि सही क्या है। तो गोकुल ग्राम जो है ये इस्टेब्लिश किया गया है वाराणसी में, और जो कोविड-19 की रिकवरी दर है वो यूपी में 92% थी, और 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं किसके लिए, जो निर्धन आबादी है उसमें जो असाध्य रोग फैलते हैं उसके इलाज के लिए। ये यूपी बजट का आंकड़ा है। तो आप बताइए कि सही क्या है। 96 में आप अगर देखें तो पहला और तीसरा तो सही है, गोकुल ग्राम वाला और जो लास्ट में निर्धन आबादी वाला है वो सही है। यहाँ जो रिकवरी रेट की बात कही गई है तो वो 98% है, न कि 92%। काफ़ी अच्छी रिकवरी रेट सरकारी डाटे के हिसाब से दिखाई गई। मरे कितने लोग हैं ये सरकारी आंकड़ा नहीं गिनता है, वो सिर्फ इतना देखता है कि भाई टीकाकरण कितनों का हुआ है और कितने ठीक हुए हैं। मरने वालों को तो ऐसे ही खोद कर गाड़ देते हैं, फिर कोई पूछने नहीं जाता। तो यहाँ हमने देखा। इसके बाद और कोविड-19 में सच बात यही है कि बहुत मौतें हुई, लेकिन सरकार उसको स्वीकारेगी नहीं कभी। और 96 का राइट आंसर इसमें से सी वाला हो जाएगा, पहला तीसरा। इसके बाद 97 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में 2 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित करके आउटडोर जो सेवाएं हैं उनको शुरू किया जा चुका है। तो किन 2 जिलों में इसकी स्थापना की गई है आपको ये बताना है। अब यहाँ देखिए गोरखपुर और मथुरा दिया है, गोरखपुर और वाराणसी है, इसी प्रकार से गोरखपुर और मगहर दिया है, संत कबीर नगर, और गोरखपुर रायबरेली दिया हुआ है। इसमें से कौन सा होगा। तो 97 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 2 कौन कौन से, तो गोरखपुर और रायबरेली, और आउटडोर जो सर्विसेज है वो स्टार्ट हो चुकी है, इसे हमने देखा। इसके बाद 98 को देखिए। सकल राज्य घरेलू उत्पाद या राज्य सकल घरेलू उत्पाद के मामले में टॉप 3 स्टेट्स के क्रम में सही विकल्प आपको चुनना है इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अकॉर्डिंग। तो महाराष्ट्र तमिलनाडु यूपी होगा या तमिलनाडु महाराष्ट्र यूपी होगा, ऐसे ही जो 2 सीक्वेंस हैं और दे रखे हैं। अब 98 में अगर जो क्रम है टॉप स्टेट्स का, मतलब इन टर्म ऑफ जीडीपी, स्टेट जीडीपी, तो इसमें महाराष्ट्र फर्स्ट है, तमिलनाडु सेकंड है और यूपी जो है वो थर्ड है, और इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऊपर वाला ही होगा। इसके बाद 99 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट एज पर डाटा ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2020-21। ये इंडियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे है। तो इसमें आप देखें कि हाईएस्ट कंट्रीब्यूटिंग सेक्टर इन जीडीपी ये कौन कौन सा है। सर्विसेज पहले नंबर पे है, उसके बाद इंडस्ट्री है, उसके बाद एग्रीकल्चर है, और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि हाईएस्ट कंट्रीब्यूटिंग टॉप 3 स्टेट इन ओवरऑल सीपीआई इन्फ्लेशन, ये महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, फिर उत्तर प्रदेश है, ऐसे दे रखा है। अब इसमें आपको बताना है कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो 99 का जो करेक्ट आंसर है उसमें से बी वाला हो जाएगा। सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट इसमें गलत है, बाकी जो पहला है वो तो सही है। ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो इसमें दिया हुआ है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो सर्वाधिक योगदान करने वाले क्षेत्र कौन से हैं, सेवा क्षेत्र है, उसके बाद उद्योग है, फिर कृषि है, और ओवरऑल जो सीपीआई इन्फ्लेशन है उसमें सर्वाधिक योगदान करने वाले जो शीर्ष 3 राज्य हैं उसमें महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, फिर तमिलनाडु है। यहाँ जो क्रम है वो गलत दिया है। तो यहाँ तक हमने किया। क्वेश्चन नंबर 100 में कहा जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो रसिया जो है ये ब्रजभूमि क्षेत्र का है, कजरी जो है ये सोनभद्र की मशहूर है, आल्हा बुंदेलखंड में होता है, और बिरहा जो है वो पूर्वांचल का है। गलत क्या है आप बताइए। तो बी वाला गलत है इसमें। ठीक है, यहाँ जो आप देख रहे हैं कजरी, तो कजरी मिर्जापुर की है। ठीक है, कजरी जो है ये मिर्जापुर की होती है, सोनभद्र यहाँ नहीं होगा। इसके बाद 101 को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इज नॉट लोकेटेड इन नोएडा। इसमें से कौन सा संस्थान नोएडा में नहीं है, तो आप देखकर बताएं। इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स है, इसके अलावा कैंसर रोकथाम अनुसंधान संस्थान है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण केंद्र जो है ये अनुसंधानशाला है वो दे रखी है, इसके अलावा उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान है। इसमें से आप बताइए नोएडा में कौन सा नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है उसमें सी हो जाएगा। ठीक, ये जो संस्थान आप देख रहे हैं ना, सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला, ये लखनऊ में है, ये नोएडा में नहीं है। बाकी 3 जो है वो नोएडा में है, तो सी वाला ऑप्शन इसका होगा। इसके बाद 102 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज नॉट स्टैब्लिश इन ईयर 1990, मतलब 1990 में इसमें से कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टैब्लिश नहीं की गई थी। तो ओखला है, लाख बहोशी है, बखीरा है और सांडी है। आप बताइए। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो बी वाला जो है ये लाख बहोशी जो आप देख रहे हैं ना, ये 1988 का है, बाकी जो है वो 1990 के हैं। लाख बहोशी को इससे बाहर कर लीजिए। इसके बाद 103 को देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू मेजर स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज लोकेटेड, मतलब कॉटेज का मतलब यहाँ कुटीर उद्योग से है, लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। तो यहाँ चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ प्रसिद्ध हैं या बनते हैं, सहारनपुर में बनते हैं, ऐसा दिया हुआ है। टॉर्च उद्योग लखनऊ का फेमस है, बेंत की छड़ियाँ बरेली की बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, और पीतल की मूर्तियाँ मिलती हैं मथुरा में, ऐसा दिया है। इसमें से गलत का चुनाव आपको करना है। तो 103 का जो राइट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा। मिट्टी के बर्तन ये खुर्जा और गाजियाबाद इसका जो सेशन है, मतलब चीनी मिट्टी के बर्तन, और टॉर्च उद्योग का लखनऊ हो जाएगा, बेंत की छड़ियों का बरेली हो जाएगा, लेकिन यहाँ जो पीतल की मूर्तियाँ आप देख रहे हैं उसका मथुरा, ये भी सही है। ठीक है, पीतल की मूर्तियाँ वैसे यूपी में कई जगह, इनका जो केंद्र है वो कई जगह है, लेकिन मथुरा वाला ऑप्शन गलत नहीं है कुल मिलाकर। ठीक, तो उसको हम चुनेंगे, लेकिन चीनी मिट्टी के बर्तन वाला यहाँ सीधा सीधा गलत दिया है, ये सहारनपुर होगा ही नहीं। ये खुर्जा और गाजियाबाद 2 ऑप्शन इसमें आपको सही दिखाई देने चाहिए। इसके बाद 104 को देखते हैं।
यहाँ कहा गया कि धुरिया जनजाति उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से संबंधित नहीं है और चेरो जनजाति किस जिले से संबंधित नहीं है ये बताना है, मतलब कौन से जिले में ये नहीं पाए जाते हैं। तो 104 का राइट आंसर क्या होगा, डी वाला हो जाएगा। जो धुरिया जनजाति है ये महाराजगंज में पाई जाती है, यूपी में सिद्धार्थनगर में भी मिलती है। इसके अलावा बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, इन सब में पाई जाती है। लेकिन चेरो जनजाति जो है ये सोनभद्र और वाराणसी में ही पाई जाती है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो इसमें से डी वाला होगा। इसके बाद 105 को देखिए, करण उत्तर की ओर 50 मीटर दूरी तय करता है। यहाँ करती है नहीं बल्कि करता है होना चाहिए था, क्योंकि करण लड़के का नाम है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। और तब वह बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़ता है, ठीक है, यहाँ थोड़ा लिखा गलत है, और 40 मीटर तक जाती है। तो यहाँ दिशा पहले बना लीजिए भाई, उत्तर दक्षिण, यहाँ ये आपका ईस्ट हो जाएगा, इधर वेस्ट हो जाएगा, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, ऐसे करके बना लीजिए। अब उसका जो मूल स्थान है वहाँ से वो डेस्टिनेशन की ओर चलता है। तो उत्तर की ओर 50 मीटर की दूरी तय करता है, फिर उसके बाद वहाँ से बाएं मुड़ता है, फिर 25 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ जाता है, फिर 40 मीटर चलता है। तो ऐसे इसमें जो ग्राफ होता है या इसका जो नक्शा है उसको ड्रॉ करेंगे तो कुल मिलाकर अंत में जब वो दाएं मुड़ता है तो पहुंचता है जहां पर, वहां से आरंभिक स्थान की जो दिशा है वो आपको बतानी है। मतलब ये बताना है कि आरंभिक स्थान से वो किस दिशा में पहुंच गया है। तो डायरेक्शन अगर आप देखें, यहाँ पे दूरी पूछा ही नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन पूछा है, तो काम आसान है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से बी वाला हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, वो नॉर्थ वेस्ट में पहुंच गया है। इसके बाद 106 को देखते हैं। अगर 22 फरवरी 1889 की जो तारीख थी, ठीक है, 22 फरवरी 1889 की जो तारीख थी उस दिन शुक्रवार था, तो 22 फरवरी 1790 की तारीख पर कौन सा दिन रहा होगा ये आपको बताना है। और इसे अगर आप ध्यान से देखें तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, शनिवार। अब यहाँ कैलेंडर की ट्रिक लगाए बिना ये प्रश्न हल नहीं होगा, तो इसे आप देखिए। इसके बाद 107 को देखें, यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है, कंक्लूजन दिया है, कौन सा निष्कर्ष फॉलो करता है, ऐसे प्रश्न आप पिछले टेस्ट में भी देख चुके हैं। तो सभी बिल्लियाँ चूहे हैं, ठीक है, जितनी बिल्लियाँ हैं वो चूहा बन गई हैं, और जितने चूहे हैं वो सब चमगादड़ बन गए हैं। तो कुछ बिल्लियाँ चूहा हैं, ठीक है, सभी बिल्लियाँ चूहा हैं, ये हमने पहले ही देख लिया। अब यहाँ कहा है कुछ बिल्लियाँ चूहा हैं और सभी चमगादड़ चूहे हैं। तो सभी चूहे चमगादड़ हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं कहा है कि सभी चमगादड़ चूहे हैं, तो दूसरा निष्कर्ष तो नहीं निकलेगा इसमें से। केवल पहले वाले को देखिए, अब बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। तो केवल पहला अनुसरण करता है, दूसरा वाला नहीं करता है, वो देखकर मालूम हो रहा है। इसीलिए इसका जो ओनली वन कंक्लूजन फॉलो वाला ऑप्शन है, यानी ए वाला, उसको चुनेंगे। इसके बाद 108 को देखिए, कहा जा रहा है कि व्हाट एंगल इज मेड बाई सेकेंड हैंड इन 16 सेकेंड। यहाँ पर कहा जा रहा है कि घड़ी की सेकंड वाली सुई जो है उसके द्वारा 16 सेकंड में बनाया गया कोण क्या होगा, ऐसे पूछा गया है। तो 90 अंश का कोण बनेगा, 96 डिग्री का बनेगा, 102 अंश का बनेगा, 108 अंश का बनेगा, कितने का बनेगा। अब इसमें अगर आप देखें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 96 डिग्री, ठीक है, 96 डिग्री का कोण बनेगा 16 सेकंड में सेकंड वाली सुई के द्वारा। इसके बाद आगे चलते हैं, सेकंड वाली सुई बहुत तेज चलती है तो उसके द्वारा कोण नापना थोड़ा कठिन है। इसके बाद इसमें से कौन से अक्षरों के समूह को इन रिक्त स्थानों में भरेंगे। अब यहाँ जो सीरीज है वो आपको कंप्लीट करनी है। तो PSR दिया है, उसके बाद ब्लैंक स्पेस है, फिर PQ दिया है, फिर खाली जगह है, फिर SP देकर फिर खाली जगह, ऐसे दिया है। तो इसमें जो आप अल्फाबेट का झुंड भरेंगे वो कौन सा होगा, इसका डी वाला हो जाएगा, QRRPP, मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ये परफेक्ट है। इसके बाद आगे चलते, मतलब यहाँ पे आप क्या भरिएगा, Q भरिएगा, फिर अगले वाले में R, फिर उसके बाद फिर R भरेंगे, फिर 2 बार P भरेंगे, ऐसे होगा। इसके बाद 110 को देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन ऑर्डर ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी, मतलब यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी जो है उसमें आपको इन्हें व्यवस्थित करना है। तो डिक्शनरी में जिस क्रम में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिया रहता है शब्दों को, वैसे ही यहाँ देखना होगा। अब यहाँ जो शब्द है उसमें मिनरल है, मिनिमम है, मिसिंग है और मिनिमल है, इसके अलावा मिलियन भी दिया हुआ है। तो बताइए पहले कौन सा आपको डिक्शनरी में दिखाई देगा। अब इसमें अगर आप देखें तो शुरुआती अल्फाबेट से स्टार्ट करते हैं, M सभी में है, तो M से तो नहीं पकड़ में आएगा। उसके बाद I भी सभी में है, N जो है वो इसमें से कुछ में है और कुछ में S दिया हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पे MIN है, यहाँ भी MIN है, यहाँ पे भी MIN है, लेकिन यहाँ पर MIS है और यहाँ पर MIL है। तो अब इसमें से यहाँ से फर्क होना शुरू हो गया है। और इसका जो सीक्वेंस है, मतलब आपकी जो पूरी अंग्रेजी की अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है उसमें जो अल्फाबेट पहले आता है वो डिक्शनरी में भी आपको उससे संबंधित जो शब्द है वो पहले मिलेगा, ये नियम कहता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसका जो ए वाला अरेंजमेंट है वो सही है। सबसे पहले हम 5वां अल्फाबेट पाएंगे, इसमें से 5वां वर्ड पाएंगे, यानी जो मिलियन है ये सबसे पहले दिखाई देगा। उसके बाद क्या दिखाई देगा, उसके बाद फिर मिनरल दिखाई देगा, ठीक, उसके बाद फिर क्या दिखाई देगा। तो अब यहाँ पे आप खोजिए, देखिए चौथा वाला यानी जो मिनिमल है वो दिखाई देगा, फिर नेक्स्ट जो है वो हमें मिनिमम दिखाई देगा और उसके बाद सबसे लास्ट में हमें मिसिंग दिखाई देगा। ये इसका क्रम है। तो इसका करेक्ट आंसर फिर क्या कौन सा हो जाएगा, इसमें से ए वाला हो जाएगा। इसके बाद 111वें को देखते हैं। दिनेश महेश का भाई है, मतलब दोनों भाई हैं आपस में। रवीना आकाश की बहन है। महेश रवीना का बेटा है। महेश जो है वो रवीना का बेटा है, यानी रवीना के 2 बेटे हैं, दिनेश और महेश, ठीक। तो दिनेश का रवीना से संबंध बताइए, तो वही पुत्र का संबंध है, मतलब वो उसकी माता है, वो उसका पुत्र है, तो इसीलिए 111वें का करेक्ट आंसर क्या होगा, सन, यानी ए वाला सही है। इसके बाद 112वें प्रश्न को देखिए। 50 बच्चों की एक लाइन लगी हुई, काफी लंबी लाइन होगी। प्रशांत का स्थान बाईं ओर से 15वां है,
ठीक है, दाहिना बायां अगर हम देखें तो बाईं ओर से प्रशांत जो है वो 15वीं पोजीशन पे है और विवेक का स्थान दाहिनी ओर से 11वां है। ठीक है, ये 15वें स्थान पे है, ये 11वें स्थान पे है। विक्रम का स्थान विवेक से बाईं तरफ से 6वां है। अब इसमें आपको जो लोग हैं उन्हें अरेंज करना है, तो आपको ये बताना है कि प्रशांत और विक्रम के बीच में कितने छात्र आएंगे और टोटल बच्चों की संख्या कितनी है, 50 है। तो 112 में आपका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, 18। ठीक है, बीच में इन दोनों के प्रशांत और विक्रम के बीच में कितने बच्चे हैं, 18 बच्चे। इसके बाद 113 को देखिए, 6 लड़कियां एक वृत्ताकार बनाकर मतलब ऐसे हाथ बांध कर खेल रही हैं आपस में गोला बनाकर, और उसमें से उनका जो मुंह है वो केंद्र की ओर रहेगा, ये ऑब्वियस सी बात है। सुनीता पुष्पा की बाईं ओर है। ठीक है, ऐसे गोला उन्होंने बना लिया है और लड़कियों की संख्या कितनी है, 6 है। अब सुनीता जो है वो पुष्पा की बाईं ओर है, रावी सुनीता और नित्या के बीच में है, और अंकिता पुष्पा और काव्या के बीच में है। तो पुष्पा के बाईं ओर कौन है, अब इसमें आप जब अरेंज कीजिएगा तो आपको पता लगेगा कि इसका जो सुनीता वाला ऑप्शन है वो सही होगा, मतलब सुनीता जो है वो पुष्पा के बाईं ओर खड़ी है और इसका जो बी वाला विकल्प है वो सही होगा। इसके बाद 114वें को देखते हैं। फातिमा के पास हैदर से कम पैसे हैं लेकिन गौरी से ज़्यादा पैसे। ठीक है, मतलब हैदर के पास ज़्यादा पैसे हैं, उससे कम फातिमा के पास है, लेकिन गौरी के पास सबसे कम है। एकता के पास फातिमा से ज़्यादा है लेकिन हैदर से कम है। तो सबसे गरीब कौन है, सबसे अमीर कौन होगा, हैदर होगा, लेकिन सबसे गरीब कौन होगा, इसमें गौरी हो जाएगी। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन जो है वो सही। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, प्रश्न संख्या 115 को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि किसी तस्वीर में एक औरत बनी हुई, मतलब औरत की तस्वीर है, उसकी ओर इशारा करते हुए एक लड़की कहती है कि वह उसकी इकलौती पुत्र वधू के ससुर का पिता है। ठीक है, तो उस आदमी का औरत से संबंध बताइए। अब ये आपको बताना है। अब इसमें आप देखकर बताएं, ये जो फोटोग्राफ है ये किसका है, ये वुमेन का फोटोग्राफ है। अब इसमें आप देख लीजिए, तो 115 का जो राइट आंसर है वो इसमें से बी वाला हो जाएगा, मदर इन लॉ का रिलेशन होगा ना। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। इसके बाद 116वें को देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है मैनेज, और मैनेज को हम लिख सकते हैं 125 कोड वर्ड में, और उसी कोड वर्ड में अगर हमें परमिट को लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, तो परमिट को आप जब लिखिएगा तो इसका जो लिखने का क्रम है वो डी वाला हो जाएगा, 729 आ जाएगा। इसके बाद नंबर सीरीज आपको कंप्लीट करनी है, 2 3 2 है, फिर 15 44 245 1434 है, ऐसे करके दिया हुआ है। अब आगे कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आपको बताना है। तो 117 का जो राइट आंसर, इसमें 10,087 भरेंगे आगे। इसका जो सीक्वेंस है ना उसमें अंतर देख लेते हैं, गुणज देख लेते हैं, भाग विधि वाला देख लेते हैं, हरात्मक माध्य देख लेते हैं। कई सारे इसमें तरीके होते हैं या प्रोसेस होते हैं जिसके द्वारा हम इनका आपस में संबंध जान पाते हैं कि इनमें बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा, सी वाला हो जाएगा। ये अगली संख्या हो जाएगी, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे भरेंगे। इसके बाद 118 को देखिए। अब यहाँ से करंट अफेयर पूछा गया है कि नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स 2003 विजेताओं में से चुनी गई किस प्रसिद्ध लेखिका की मृत्यु हो गई है और वो किस देश से संबंधित थी। ये मेडल जीता था इन्होंने 2003 में और इनका देहावसान हो गया है, देश भी इनका बताना है। तो 118वें का राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ठीक है, इनका नाम क्या था, बेवरली क्लीरी, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका की थी, तो इन्हें हमने देखा, ए वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद 119 को देखते हैं। प्रसिद्ध लेखिका जीत थाइल, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है आपको ये बताना है, और उनकी किस पुस्तक के लिए इन्हें जाना जाता है, मतलब किस बुक के लिए फेमस है। ये 2 चीज़ें आपको बतानी है। तो दो किताबों के नाम यहाँ दे रखे हैं, पहला है नेम्स ऑफ द वुमेन और दूसरा है लो। इसके अलावा नेम्स ऑफ द वुमेन और नार्कोपोलिस, इसके बाद बुक ऑफ चॉकलेट सेंट्स एंड लो, और बुक ऑफ चॉकलेट सेंट्स एंड नार्कोपोलिस, ऐसी किताबों के नाम दे रखे हैं। तो 119वें का राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने लिखा है नेम्स ऑफ द वुमेन, और इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी नार्कोपोलिस, उसके लिए इन्हें काफ़ी फेमस तौर पे जाना जाता है। इसके बाद 120 को देखते हैं। विच फेमस मराठी राइटर हैज़ बीन अवार्डेड विद सरस्वती सम्मान इन 2020, ये पूछा गया। और विच ऑथर हैज़ रिसेंटली वॉन द नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्किल अवार्ड फॉर फ्रिक्शन, मतलब क्रिटिक्स जो अवार्ड होता है ये बुक्स लिखने के क्षेत्र में मिलता है, फ्रिक्शन नॉवेल जो होते हैं उसके संदर्भ में। तो ये किसको दिया गया है ये पूछा जा रहा है। अब इसमें आप बताइए, शरण कुमार लिम्बाले का नाम दिया है, टॉम जोलनर का नाम दिया है। तो शरण कुमार लिम्बाले ने सरस्वती सम्मान जीता है, ये तो ठीक बात है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा इसमें जो दूसरा वाला विकल्प है वो आपको परेशान करेगा। तो ये है मैगी ओफोरेल। ठीक है, मैगी ओफोरेल, इन्होंने इनके जो हैमनेट हैं, उन्होंने मतलब हैमनेट ने फ्रिक्शन के लिए नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल पुरस्कार को जीता है। इनके उपन्यास का नाम क्या है, हैमनेट है। ये हैमलेट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इनके उपन्यास का नाम हैमलेट है। तो उपन्यास का नाम भी पूछा जा सकता है। कभी कभी क्या होता है, ऑथर का नाम देकर और जो नॉवेल या रचना है उसका नाम पूछता है, या रचना का नाम देकर ऑथर का नाम। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, और ये मराठी ऑथर है, इनका नाम याद रखिएगा, शरण कुमार लिम्बाले, सरस्वती सम्मान। इसके बाद 121 को देखते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारतीय प्रबंध संस्थान जम्मू जो है वहाँ पे आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का ऑनलाइन माध्यम से उद्घाटन किया है, और सब ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड यूएनआई कार्बन कार्ड को लॉन्च करने वाली संस्था कौन सी है, मतलब बैंक कौन सा है, आपको ये बताना है। 2 चीज़ें पूछी गई हैं। तो 121 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। रमेश पोखरियाल निशंक जी जो है उन्होंने आनंदम का उद्घाटन किया है। ठीक है, सेंटर फॉर हैप्पीनेस।
और इसके अलावा जो दूसरा वाला है उसमें आप कार्बन कार्ड को देख रहे हैं, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है इसको लॉन्च किया गया है। तो करेक्ट आंसर फिर कौन सा होगा इसका? सी वाला हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 122। पूछा गया है कि कौन से हाल फिलहाल में आयोजित डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज ISSF विश्व कप 2021 में कौन से देश ने पहला स्थान प्राप्त किया है, और इस आयोजन में भारत ने कितने मेडल प्राप्त किए ये भी बताना है। अब इसमें अगर आप देखें 122 का राइट आंसर तो बी हो जाएगा, भारत ने ही पहला स्थान प्राप्त किया है। और भारत को मेडल कितने मिले थे? 30 मेडल मिले थे। और ये जो प्रतियोगिता है शूटिंग रेंज, ये 18 से लेकर 29 मार्च 2021 को आयोजित हुई थी नई दिल्ली में। ये जो पदक तालिका नई दिल्ली में ये आयोजित जो स्थान इसका है वो दिया हुआ है, और पदक तालिका में भारत की पोजीशन जो है वो टॉप थी। इसके बाद आगे चलते हैं, बी वाला ऑप्शन इसका सही है। 123 को देखते हैं। कौन से केंद्रीय मंत्री ने महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन समारोह में भाग लिया, और इसका उद्घाटन, माफ कीजिएगा, इसका आयोजन किस राज्य में किया गया आपको ये बताना है। तो यहाँ केंद्रीय मंत्री और आयोजन स्थल राज्य का नाम बताना है। 123 जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ये प्रहलाद सिंह पटेल हैं जो कि पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री हैं, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, मतलब हैं भी। तो उन्होंने संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश में जो खजुराहो क्षेत्र है वहाँ पे महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है। ये पूरा मामला है, और इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से ए हो जाएगा। इसके बाद 124 को देखिए। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च अ NEO 01 रोबोटिक प्रोटोटाइप डेवलप्ड बाय ओरिजिन स्पेस। ये आप देख लीजिए, ठीक है। और इस रोबोट का, ये जो रोबोट लॉन्च किया गया है या बनाया गया है, इसका वजन कितना है साथ में ये भी बताना है। तो वजन तो शायद ही पूछा जाए, लेकिन हाँ यहाँ आपको देश का नाम पूछा जा सकता है, तो आप बताएं। अमेरिका होगा, चीन होगा, जापान होगा, या फिर चीन दिया हुआ है, आप देख लीजिए। तो 124 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ये चीन सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, मतलब लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट पर पृथ्वी की कम कक्षा में NEO 01 नाम का जो 30 किलोग्राम का रोबोट है, रोबोट प्रोटोटाइप है असल में, तो इसको लॉन्च किया गया है। तो ये चीज़ है। अब इसमें आप देखिए कि बी वाला ऑप्शन जो है वो परफेक्ट है। इसके बाद आगे चलते हैं। देश का नाम आप चाइना याद रखिएगा। 125 चांसलर गुड गवर्नेंस सूचकांक जो है, मतलब इंडेक्स है 2021 का, उसमें कितने देशों को स्थान प्राप्त हुआ है, मतलब कितने देश उसमें शामिल किए गए थे, और इस सूचकांक में कौन सा देश टॉप पोजीशन पे है आपको ये भी बताना है। अब इसमें आप देखिए कि 125 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें हो जाएगा, देख लीजिए पहले यहाँ पर जो आंसर दिए हुए हैं। अब इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ अगर आप देखें तो 104 देशों ने भाग लिया था टोटल, मतलब 104 देशों को इसमें शामिल किया गया था, और फिनलैंड को इसमें टॉप पोजीशन प्राप्त हुई है। ये पूरा मामला है। तो जरा बताइएगा भारत का कौन सा स्थान है इस चांसलर गुड गवर्नमेंट सूचकांक में? फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है इसमें से फिर कौन सा होगा? यहाँ आप देखिए 104 और फिनलैंड वाला ऑप्शन किस में है? ये वाला है। इसके बाद 126 को देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल 2021 को सेलिब्रेट किया गया, और इसका इस बार का थीम क्या था आपको बताना है। तो नृत्य की उपयोगिता, ठीक है, पर्पस ऑफ डांस, ये वाला था, और इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो सही होता है। जरा 127 को देखिए। इसमें ये पूछा है कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाता है कि विकास दर आगे की कितनी रहेगी। तो फाइनेंशियल ईयर 2022 का जो है उसमें ऐसा अनुमान लगाया गया है कि एक विकास दर निर्धारित की गई है, मतलब ADB के द्वारा। तो वो आपको बताना है कि परसेंटेज कितना रहेगा, और साथ में फाइनेंशियल ईयर 2023 का जो आंकड़ा है उसको भी बताना है। ये सब अंदाजा है, अभी कुछ इसका जो तय डाटा है वो नहीं है, सब अनुमान है, तो आप देख कर बताएं। देखिए जो 2022 का अनुमान है ADB का वो तो 11% है, और इसलिए कम से कम 2 विकल्प आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। अब या तो बी होगा या सी होगा। तो आप जरा बताइएगा कि 2023 के लिए ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का क्या अंदाजा है, 7% है या 7.5% है? ये भी आपके लिए क्वेश्चन है, तो ये दोनों आपको आंसर देने हैं। इसके बाद देखिए 128 कहा जा रहा है कि हाल ही में किस व्यक्ति को भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक चुना गया है, ये आपको बताना है। और हाल ही में किस संस्था ने हेलीकॉप्टरों के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी को विकसित किया है, डेवलप किया है? ये 2 चीजें हैं। तो अमित बनर्जी और इसरो है, सुमित बनर्जी और DRDO है, ऐसे ही 2 ऑप्शन और दे रखे हैं। तो 128 का सी वाला हो जाएगा। 26 अप्रैल 2021 को अमित बनर्जी को भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक चुना गया है। ये अमित बनर्जी हैं, और ये जो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के द्वारा विकसित किया गया है हेलीकॉप्टर का सिंगल क्रिस्टल ब्लेड वाला, उसे आप देखते हैं। तो DRDO वाला ऑप्शन, मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 129। कहा गया है कि हाल ही में किस राज्य ने श्रेणी 1 में पहले स्थान का ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है, और हाल ही में किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 में तीसरे स्थान पर जो रैंकिंग है उसको हासिल किया है, ये आपको बताना है। तो ई पंचायत पुरस्कार में उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो टॉप पर है। उसके बाद असम और छत्तीसगढ़ ये दूसरी पोजीशन पे है, श्रेणी 1 की बात हो रही है, और ओडिशा और तमिलनाडु जो है वो 3rd पोजीशन पे है, और इसीलिए हमारा जो उत्तर है वो इसमें ए हो जाएगा। इसके बाद 130 को देखिए। माल और सेवा कर परिषद यानी वस्तु और सेवा कर परिषद, इन्होंने कोविड-19 राहत सामग्री की दरों पर निर्णय लेने के लिए मंत्रियों के साथ एक समूह का गठन किया है। निम्नलिखित में से कितने सदस्य इस समूह में शामिल किए गए हैं आपको ये बताना है, और इस समूह में उत्तर प्रदेश की ओर से किसने भाग लिया है ये भी बताना है। और 130 का जो राइट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा, मतलब
इसमें आगे अगर आप देखें तो जो संख्या है, मतलब समूह का गठन किया गया है, तो सदस्य कितने रहेंगे, तो 8 रहेंगे, ठीक है। और सुरेश कुमार खन्ना जो है वो यहाँ पर इसके मतलब उत्तर प्रदेश से भाग लेने वाले जो मंत्री हैं उसके तौर पे, मतलब ये वित्त मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, आप जानते ही हैं, तो वो इसमें शामिल हुए हैं। इसके बाद 131 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 में कहा गया कि लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ एसेज 2003 से लेकर 2020, मतलब ये रेंज दी हुई है टाइम पीरियड, तो ये बुक का नाम है, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ एसेज 2003-2020। और ये जो बुक है ये किस ऑथर के द्वारा लिखी गई है आपको ये बताना है। साथ में माउंट नीरागोंगा ज्वालामुखी जो है इसमें एक्सप्लोजन हुआ है, तो ये कौन से देश में है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। जो 2 स्टेटमेंट है वो अलग अलग इसी में मर्ज कर दिए गए हैं। तो सलमान रुश्दी ने इस किताब को लिखा है और इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फटा था, या फिर सलमान रुश्दी और कांगो गणराज्य होगा। ऐसे ही अरुंधति राय और कांगो और इंडोनेशिया का ऑप्शन है। तो 131 का जो करेक्ट आंसर है उसमें बी हो जाएगा। सलमान रुश्दी ने इसको लिखा है लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ को, और कांगो रिपब्लिक जो है वहाँ पे ये नीरागोंगा जो ज्वालामुखी है ये फट गया है। और ये नीरागोंगा जो है ये रवांडा और युगांडा के साथ DRC की सीमा के पास कई ज्वालामुखी जो है उसमें से एक है, ठीक। तो इसकी लोकेशन आप समझ लीजिए, बी वाला जो है इसमें सही होगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 132। इसमें पूछा गया है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के किस महानिदेशक ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है। मतलब ये ऐसा तब किया जाता है जब वो पद रिक्त रहता है, तो वहाँ पर एक अतिरिक्त जो मतलब एक किसी अन्य पद पर काम कर रहे व्यक्ति को वहाँ अतिरिक्त चार्ज दे दिया जाता है, तो वो इन्होंने ग्रहण किया है। और साथ में किस बॉलीवुड अभिनेता को संयुक्त अरब अमीरात की सरकार के द्वारा गोल्डन वीजा, तो संजय दत्त को दिया गया है, ये आपने बहुत बार न्यूज़ में देखा होगा। अब इसमें से आप देखिए संजय दत्त वाले 2 ऑप्शन है, या तो बी है या डी है, कौन सा होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। ये कुलदीप सिंह है जिन्हें कि जांच एजेंसी के भी महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो कुलदीप सिंह और संजय दत्त वाला जो ऑप्शन है यानी बी वाला ऑप्शन वो इसमें परफेक्ट है। 133 को देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑटो ऋण पोर्टफोलियो में पाई गई नियामक अनुपालन में कमियों के लिए किस बैंक पर जुर्माना लगाया है। मतलब जो नियामक है उसमें कमियां पाई गई हैं, तो कौन से बैंक पर ये मुआवजा लगाया गया है, जुर्माना लगाया गया है। ये HDFC है, बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक है, या फिर ICICI है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा। HDFC बैंक है जो जिस पर कि RBI के द्वारा जुर्माना ठोक दिया गया है। इसके बाद 134 को देखते हैं। चेल्सी ने किसे हराकर फुटबॉल टूर्नामेंट 2020-21 में UFA चैंपियंस लीग का खिताब जीता है। मतलब ये किस क्लब को हराया है, ये क्लब का नाम है असल में। तो चेल्सी ने किसको हराया है, पुर्तगाल के पोर्टो में जो एस्टेरिडो डो ड्रैगो में ये हो रहा था, मतलब टूर्नामेंट हो रहा था। 29 मई 2021 को खेला गया था, 2020-21 वाला जो संस्करण है उसके लिए। तो इस फाइनल में मैनचेस्टर सिटी को हराकर ये खिताब जीता है। तो ठीक है, इसमें मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब जो है उसका नाम आता है। इसे हराई है और जीता किसने है, चेल्सी क्लब ने जीता है। इसके बाद 135 को देखते हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के नए वित्त सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है आपको ये बताना है। और 30 अप्रैल को मनाए जाने वाले इंटरनेशनल जैज डे का जो वर्ष 2021 का संस्करण है उसकी कौन सी वर्षगांठ, मतलब कौन से नंबर का एडिशन या वर्षगांठ इसको सेलिब्रेट किया गया है, ये आपको बताना है। इंटरनेशनल जैज डे। अब इसमें आप नाम देख रहे हैं, टीवी सोमनाथन का नाम दिया है और अजय भूषण पांडे का नाम दिया है, साथ में जो इसमें संस्करण का नंबर है वो दे रखा है। फिलहाल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए वाला। मतलब ये टीवी सोमनाथन है जिनकी की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। और 30 अप्रैल को इंटरनेशनल जैज डे जो मनाया गया है ये अपनी 10वीं वर्षगांठ मना रहा है यहाँ पे, और इसे हमने देखा। तो इसका जो ए वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट है। इसके बाद 136 को देखते हैं। प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान मुफ्ती फैज उल वहीद, ये क्या है, इस्लामिक स्कॉलर है। इन्होंने पहली बार कुरान का गोजरी भाषा में अनुवाद किया, मतलब ये इन्होंने किया था और इनका देहावसान हो गया है। तो ये किस राज्य से संबंधित है आपको ये बताना है। और जापानी स्पोर्ट्स वियर ब्रांड है एसिक्स, इसने किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है, ये आपको बताना है। तो 136 का जो ए वाला पेयर है वही सही है। ये जम्मू के प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान थे, ठीक है। गोजरी भाषा में इन्होंने कुरान का अनुवाद किया था। और इसके साथ ये जो ब्रांड है, स्पोर्ट्स वियर ब्रांड है एसिक्स, इन्होंने ऑलराउंडर जो रविंद्र जडेजा है भारतीय क्रिकेटर, उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 137। कोविड-19 के प्रतिरोध के लिए कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने 45 साल से ऊपर के सभी लोगों के टीकाकरण के उद्देश्य से जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान को शुरू किया है। तो अभी आपने पिछले टेस्ट में देखा था कि ये दिल्ली गवर्नमेंट थी। इसके साथ एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि हाल ही में किस कंपनी को स्नोफ्लैक ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है, ये कौन सी कंपनी है आप बताइए। तो देखिए 137 का राइट आंसर इसमें से बी वाला हो जाएगा। बी का मतलब क्या हुआ, दिल्ली गवर्नमेंट तो है ही है, उसके अलावा लॉर्सन एंड ट्रूबो इन्फोटेक है जिसे कि ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके बाद 138 को देखते हैं। पूछा गया कि प्रबंध विकास संस्थान के द्वारा जो संकलित वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक होता है उसमें भारत की रैंकिंग क्या है और टॉप पोजीशन पे कौन सी कंट्री है, ये जरूर पूछ लिया जाता है। तो भारत की इस साल की रैंकिंग, पिछले साल की रैंकिंग, ऐसे देख लीजिएगा। फिलहाल इसमें जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। भारत का 43वां स्थान है, ठीक है, 43वां स्थान है। और टॉप पे कौन है, स्विट्जरलैंड। इसके बाद आगे चलते हैं। पहली रैंक जो है वो स्विट्जरलैंड की है, सेकंड जो है वो स्वीडन है और जो थर्ड है वो डेनमार्क है। इसके बाद 139 को देख लेते हैं। केनेथ कोंडा, इनका देहावसान हो गया। ये कौन से देश के पहले प्रधानमंत्री थे आपको बताना है। और पूर्व भारतीय क्रिकेटर के साथ ग्लोबल स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया ने साझेदारी की है। अब इसमें आप बताइए
तो 139 का जो राइट आंसर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है इसका सी वाला हो जाएगा। जाम्बिया और युवराज सिंह वाला जो ऑप्शन है वो सही है। प्यूमा इंडिया का के साथ साझेदारी किसने की है? युवराज सिंह ने की है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि है 140। इसमें कहा गया है कि दो देशों ने बदले रणनीतिक वातावरण में निर्यातकों के लिए अधिक रोजगार और व्यापार के अवसर प्रदान करने के लिए एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये देश कौन कौन से हैं, बस इतना आपको बताना है। और इसमें यूके और ऑस्ट्रेलिया का ये ऐतिहासिक समझौता हुआ है, तो इसको आप याद रखिएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी वाला हो जाएगा। और यहाँ तक हमने इस टेस्ट को कंप्लीट किया है और तब तक के लिए नमस्कार।